सिलेबस में क्या दिया हुआ है उसमें कोई भी डाउट हो सकता है, क्योंकि पिछले साल सिलेबस के अंदर रह के बाहर वाला क्वेश्चन दे दिया था। तो इस बार क्या किया, फुल्ली क्या बताया, द स्टेक होल्डर्स आर एडवाइज टू रेफर द स्टडी मटेरियल to the updated syllabus of NEET UG 2025 for the study material for the preparation of NEET UG examination academic session 2025। बोल रहा है अपडेटेड सिलेबस को प्रेफर करना चाहिए और स्टडी मटेरियल प्रिपरेशन जो भी कर रहा है। और ये वाला किसने बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल मेडिकल कमीशन जो एनएमसी होता है। अभी सबको यही डाउट है, जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री तो होगा बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले तो ये वाला आया नहीं, अभी कैसा आएगा वही पता नहीं। बट हम लोग पूरा सिलेबस के अंदर रह के जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है पूरा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मोर सॉल्ट, केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग मोर सॉल्ट और पोटाशियम। पहले बात क्या है, आप लोग काट मत कीजिए, इस क्या बात होगा इसमें हम लोग पहले ही पता चल गया है। तो मोर सॉल्ट और पोटाशियम से कौन सा क्वेश्चन आता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो पता चलने के बाद एग्जाम के टाइम में दिक्कत नहीं होगा। और पूरा मोर सॉल्ट और पोटाशियम से एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है और सिलेबस के अंदर जो है पूरा वो कवर करेंगे। और किस पिछले साल जो भी पीवाईक्यू में आया हुआ है, एम्स का हो या तुम्हारा नीट जेडब्ल्यू, हर पूरा सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन आ सकता है वह भी कवर करेंगे। तो मोर सॉल्व स्टार्ट करते हैं। मोर सॉल्व और पोटाशियम कौन सा क्वेश्चन आया देखते हैं। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ देख के जाओ भाई, ये बहुत मेहनत करके बनाया हुआ है। तो सीबीएसई क्लास 12 में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी जेडब्ल्यू में भी क्वेश्चन आया था, और क्या है जिपमार में ये क्वेश्चन आया था। तुम्हारा दूसरा फेज़ में आया था आईआईटी जेडब्ल्यू में मेंस में, और क्या सीईटी में भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। और ये देख सकते हो जेडब्ल्यू में ये क्वेश्चन आया था, क्या करना चाहिए। और स्टेप में भी आया था, स्टेप कौन सा स्टेप है वह भी आया था क्वेश्चन में। और पूरा एनसीईआरटी ये देख सकते हो हम लोग एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है और एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, और साथ में इधर मोर सॉल्ट में क्या बता रहा है, सब कुछ एनसीईआरटी से उठा के इधर एक साइड में लिख लिया। तो आप लोग जरूर देखिए, ये देख सकते हो क्या क्या BIT ये भी एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था, इसलिए हर क्वेश्चन मैंने 2 पेज में लिख लिया। आप लोग जरूर देखिए और सॉल्व कीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, जाके देख सकते हो तब अदर ऑफिशियल्स पे, तो ये वाला नोट मिल जाएगा। और पूरा इस जो भी क्वेश्चन आएगा इधर से ही आएगा, 100% श्योर है। बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं। तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत मोर सॉल्ट और पोटाशियम दोनों है, वो सीबीएसई क्लास 12 में भी आया था। तो बहुत मोर डबल सॉल्ट आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड इन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लाइन है, दोनों डबल सॉल्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कॉम्बिनेशन से। ये कॉम्बिनेशन है, ये कम्युनिटी पोस्ट पे भी है, कोई किस तरह का क्वेश्चन पूरा कम्युनिटी पोस्ट में दिया हुआ है, आप लोग जाके कीजिए। ऑफ 2 ये वाला वीडियो देखने के बाद, ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड इन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। और क्या है, दोनों स्टोइकोमेट्रिक रेशियो मोर स्टेबल बनता है 2 और मोर कंपाउंड, और वो क्या है, दोनों डबल सॉल्ट होता है, जो नीट में आया था और आईआईटी जेडब्ल्यू में भी आया था क्वेश्चन। और कॉम्बिनेशन वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था, कौन किस तरह का होता है उसमें। और इसमें सॉल्ट का तुम्हारा डबल सॉल्ट जैसे ये कार्नलाइट एनसीईआरटी में दिया है, कैसीएल MgCl2 6H2O, और मोर सॉल्ट और पोटाशियम भी दिया हुआ है। और पहले मोर सॉल्ट देखते हैं। मोर सॉल्ट क्या है, मोर सॉल्ट का तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, ये जरूर 100% याद रखना जरूरी है। FeSO4.NH4 2 SO4.6H2O याद किया तो रखना ही है, और कोई उपाय नहीं है। जैसे FeSO4.NH4 2 SO4 6H2 याद रखने के बाद पता चल जाता है उसमें Fe का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी एग्जाम में आता है। Fe+2 होता है, नाइट्रोजन का +1 होता है। और मैं इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा, 6 होगा। और जिपमार में ये क्वेश्चन आया था Fe+2 है ना, उसमें Fe+2 का तुम्हारा कलर कितना होता है, पेल ग्रीन होता है या ग्रीन होता है, क्योंकि उसमें Fe+2 का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसलिए Fe+2 के कारण होता है तुम्हारा कलर। ये भी क्वेश्चन में आया था। तो ये वाला पहले, ये वाला रिएक्शन भी एग्जाम में आया था क्वेश्चन जेडब्ल्यू में। तो FeSO4 7H2O NH4 2SO4 FeSO4 NH4 2SO4.6H2 प्लस वाटर। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, बोल इट्स प्रिपरेशन इन्वॉल्व इन द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड क्रिस्टलाइजेशन। बोल सकता है उसका प्रिंसिपल किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी एंड क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर। और ये तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो मैंने पूरा हाईलाइट करके दे रहा हूँ, आएगा तो इधर से आएगा वरना नहीं आएगा। और एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में है, डिसॉल्विंग रिएक्टेंट में एनसीईआरटी में इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये वाला लाइन लिखा हुआ है, dissolving reactant deals with solubility principle states that क्या स्टेट करता है, solubility of salt is temperature dependent और specific to solvent। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है जो solubility of salt का, और टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, साथ में सॉल्वेंट के लिए स्पेसिफिक होता है उसमें जो डिजॉल्व होगा रिएक्टेंट। और दूसरा क्या है, ये तो फास्ट रिएक्शन का मोर सॉल्ट प्रिपरेशन करने का फास्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होता है, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन में मिक्सिंग द सॉल्यूशन। मिक्सिंग क्या लिखा था, एक्सप्लेन दैट, ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये वाला लिखा था लाइन, एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स आयन कैन अंडरगो हाइड्रोलाइसिस एंड एडिंग एसिड हेल्प टू मेंटेन द पीएच टू प्रिवेंट दिस। ये वाला लाइन लिखा था एनसीईआरटी में, ये भी पूरा ये भी क्वेश्चन आया था कि ये देख सकते हो तुम्हारे जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आया था, इन मोर सॉल्ट क्या आता है, क्या बोला, एडिंग एसिड टू हेल्प टू मेंटेन द पीएच टू प्रिवेंट दिस। याद रखना ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है इसलिए बोल रहा हूँ। पूरा एनसीईआरटी में जो है मोर सॉल्ट का पोटेशियम पूरा उठा के इधर बैठा दिया। तुम्हारा कोई ये मोर सॉल्ट याद है तो आप लोगों को पूरा तुम्हारा पोटेशियम भी याद हो जाएगा। और किस में क्वेश्चन आता है, किस तरह क्वेश्चन आता है, ये भी मैंने बोल दिया। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड लेसन टेस्ट, प्रूशियन ब्लू कलर होता है, क्रोमाटोग्राफी, स्टीम डिस्टिलेशन सब बताया हुआ है मेरे चैनल पर ही, जाके देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
मोर सॉल्ट क्या होता है? मोर सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 क्यों ऐड किया जाता है उसमें? क्योंकि टू एच डाइल्यूट H2 एडेड टू प्रिवेंट हाइड्रोलाइसिस ऑफ Fe डाइपॉजिटिव आयन। Fe डाइपॉजिटिव आयन को हाइड्रोलाइसिस करने नहीं देता है, तो क्योंकि Fe डाइपॉजिटिव से Fe डाइपॉजिटिव में जाने नहीं दिया जाता है, कि प्रिवेंट करता है डाइल्यूट H2SO4 देने के बाद। तो ये वाला क्वेश्चन भी आया था क्वेश्चन जेडब्ल्यू में। और चौथा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्यूरिफिकेशन चैप्टर में था हीटिंग एंड फिल्ट्रेशन। क्या लिखा था? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर। ये वाला आप लोगों को जरूरी नहीं याद करना, जरूरी जो मैं बता रहा हूँ वो याद रखना। ये वाला प्रिवेंट क्या है? एसिड ऐड करने से बाद ये वाला क्या है? और टेम्परेचर डिपेंड होता है, स्पेसिफिक टू सॉल्वेंट होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। और पूछा जा सकता है इसलिए स्टेटमेंट असर्शन रीजन देके। और क्या है उसमें? फिल्ट्रेशन ऑफ और सेपरेटिंग मिक्सचर। सेपरेटिंग मिक्सचर के लिए कैसे हीट? ये वाला मोर सॉल्ट में हीट द मिक्सचर जेंटली व्हाइल स्टायरिंग कंटिन्यूअसली अंटिल क्लियर द सॉल्यूशन इज ऑब्टेन, रिमूव एनी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। क्योंकि जब जेंटली मिक्सचर में हीट किया जाता है और जब स्टायरिंग करते हैं, स्टायरिंग के टाइम में तब तक स्टायरिंग करते रहेंगे जब तक सॉल्यूशन क्लियर नहीं होगा, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज रिमूव नहीं किया जाएगा। और एनसीईआरटी में क्रिस्टलाइजेशन के बारे में क्या बताया? डिस्कस स्टेज ऑफ मेटा में ये वाला बात बताया, इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे फ़िल्टर इट टू कूल अनडिस्टर्ब्ड स्लोली प्रमोट द, जो फ़िल्टर होता है वो ठंडा किया जाता है और अनडिस्टर्ब रहता है। स्लोली क्या किया जाता है उसमें? प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ लार्जर एंड वेल डिफाइंड क्रिस्टल बनाया दिया जाता है उसे। लास्ट स्टेप क्या है तुम्हारा? सेपरेटिंग एंड ड्राइंग। सेपरेटिंग एंड ड्राइंग सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूसेस बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक इंक्लूडिंग ड्राइंग एंड सेपरेशन मेथड। ये वाला जब क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्या होता है? वो क्रिस्टल को वॉश किया जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेनॉल, आइस कोल्ड होता है, टू रिमूव अदर इन सॉल्यूशन, ड्राई इट विथ फिल्टर पेपर और इन ए डिकेंटर। डिकेंटर में ये वाला फिल्टर पेपर से ड्राई किया जाता है लास्ट में। तो स्टेप पहला तुम्हारा रिएक्शन का स्टेप क्या है? डिसॉल्विंग रिएक्टेंट। बाद में मिक्सिंग द सॉल्यूशन। मिक्सिंग द सॉल्यूशन देख सकते हो, मिक्सिंग द सॉल्यूशन। तीसरा क्या है? हीटिंग एंड फिल्ट्रेशन। और चौथा क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। और फिर ये बाद वाला स्टेप क्या है? सेपरेशन एंड ड्राइंग। तो इस तरह का ये वाला याद रखना, और टेलीग्राम चैनल पर है, आप जाके देख सकते हो। और इसमें क्या है? आप लोग जैसे ये वाला पढ़ा है डिसॉल्विंग रिएक्टेंट सब पोटाशियम के लिए सेम है। जो भी इधर दिया हुआ है, सिर्फ ये वाला H2SO4 का इधर पोटाशियम में बात करूँगा, H2SO4 क्या करता है। बट जो तुम्हारा स्टेप दिया हुआ है वो सेम रहता है तुम्हारे पोटाशियम के लिए भी। तो पोटाशियम क्या है वो भी देखते हैं। इधर जो बोल दिया डबल, क्या है तुम्हारा? डबल सॉल्ट आएगा, कॉम्बिनेशन आ सकता है, कॉम्बिनेशन। और इसमें कलर आ सकता है, उसमें कलर कैसा होता है? क्यों होता है? Fe पॉजिटिव कारण मोर सॉल्ट और पोटाशियम क्या है? कार्नोलाइट का फॉर्मूला आ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है उसमें, ये वाला रिएक्शन भी आ सकता है। और प्रिंसिपल क्या है? सॉल्युबिलिटी, क्रिस्टलाइजेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंस, स्पेसिफिक टू सॉल्वेंट होता है, जेडब्ल्यू। ये वाला क्वेश्चन ये भी आ सकता है। और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं पूरा उठा दिया, आप लोग को देख सकते हो। और ये वाला स्टेप भी याद रखना, स्टेप भी थोड़ा बहुत याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी याद रखना। ये जो भी उठाया हुआ है इसमें सब एनसीईआरटी की फॉर्म में है, ये देख सकते हो। तुम्हारा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था। तो मोलर सॉल्ट, मोलर मास तो कोई भी निकाल सकता है, तुम्हारा फॉर्मूला याद है तो मोलर मास निकल जाएगा इसका। 392 ग्राम पर मोल होता है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोर सॉल्ट का। तो मोर सॉल्ट का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सिखाया जाता है, किसी तरह का मोलर मास निकालना चाहिए। पोटाशियम भी 474 ग्राम पर मोल होता है पोटाशियम का। और शेप क्या आता है? इस दोनों का शेप ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल होता है, दोनों का शेप ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल होता है। और इस पोटाशियम का कलर क्या होता है? कलरलेस होता है। तो कलरलेस को व्हाइट भी बोल सकते हो आप लोग, व्हाइट भी होता है, कलरलेस होता है इसलिए व्हाइट बोल दिया जाता है उसमें। पोटाशियम का फॉर्मूला देख सकते हो, K2SO4 L2SO4 थ्राइस 24H2। ये एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टी शो करता है उसमें, ये देख सकते हो। एनसीईआरटी में ये वाला फॉर्मूला है KAlSO4 ट्वाइस 12H2, क्योंकि ये वाला डबल करने से तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट हो सकता है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी वाला लिख लिया। इसको डबल करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला में आ जाएगा। K का +1 एल्यूमिनियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, IUPAC नेमोटेंचा भी आप लोग खुद लिख लीजिए। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इस तरह का होगा। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा? 12 है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होगा? 12 होगा उसमें। और वो नॉर्मली इधर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 24 होगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला एक्चुअल है 24 होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करेगा। नॉर्मली ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलता नहीं है, सिर्फ मोर सॉल्ट का बोल दिया जाता है। और टू प्रिवेंट साइड रिएक्शन विद इम्प्योरिटीज, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है। टू प्रिवेंट साइड रिएक्शन विद इम्प्योरिटीज, अवॉइड एनी अनवांटेड रिएक्शन और कंटामिनेशन फ्रॉम इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन टू यूज डिस्टिल वाटर इन प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट और पोटाशियम। डिस्टिल वाटर क्यों प्रिपेयर करने में, मोर सॉल्ट और पोटाशियम को प्रिपेयर करने में यूज़ किया जाता है? क्योंकि उसको साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें इम्प्योरिटीज है उसके साथ रिएक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए अवॉइड अनवांटेड रिएक्शन और कंटामिनेशन फ्रॉम इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन टैप वाटर। और दूसरा क्या है? ये स्टेटमेंट ये सॉल्यूशन आ सकता है, इसलिए मैंने लिख लिया। पोटेशियम इन यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन में होता है। लेदर टेनिंग, और क्या है? लेदर टेनिंग एज ए मॉर्डेंट इन डाइंग बट, और कार्ट में भी, वुंड्स में भी यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक। बट हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ नहीं करते। ये वाला कम्युनिटी पोस्ट पे जाके कर सकते हो, पूरा क्वेश्चन है देख सकते हो। और एक बार सॉल्यूशन में मोर का तुम्हारा पोटेशियम का क्या क्या सॉल्यूशन में पोटेशियम अगर देखिए पॉजिटिव, L ट्राई पॉजिटिव, SO4 डाई नेगेटिव, तुम्हारा एक बार सॉल्यूशन पे और आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं पूरा लिख लिया। और ये वाला तुम्हारा पोटाशियम और मोर्सल में क्या देगा? Fe डाई पॉजिटिव, SO4 डाई नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव। और ये वाला तुम्हारा डीएनए ब्लॉक चैप्टर में लिखा हुआ है। Fe डाई पॉजिटिव का रिएक्शन क्या MnO4 से देंगे तो Mn डाई पॉजिटिव और Fe ट्राई पॉजिटिव बनता है। ये वाला रिएक्शन होने के बाद येलो देता है और इसमें पहले ग्रीन रहता है, इसलिए तुम्हारा कलर पेल ग्रीन या ग्रीन होता है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा इधर से 100% आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरा चैनल पर PIQ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स का, बायोलॉजी का भी कुछ दिया हुआ है, और शॉर्ट ट्रिप्स जो कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न है और कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ दिया हुआ है, जाके देखिए। थैंक यू।
प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सिलेबस में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, केमिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस से जो भी क्वेश्चन आने वाला है और कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में वो सब कर लेंगे। जैसे कैटायन का पीबी डाइपॉजिटिव दिया कॉपर NH4 पॉजिटिव तक, और एनायन पूरा सब करेंगे इनसॉल्युबल सॉल्ट को छोड़ के, एक्सक्लूडेड सिर्फ ये वाला देखेंगे। और पिछले वाला जो वीडियो है मेरा पिछले वाला में पूरा सब चीज़ कर लिया था। नीट 2024 का क्वेश्चन है, 2013, 2011, 1989, 2013, 2023 ऑप्शन में भी ये था सल्फाइड टेस्ट। अगर जिसको ये टेबल याद था वो नीट 2024 का ये वाला क्वेश्चन 100% करके आया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। 86 का क्वेश्चन था, सेक्शन बी में था, फिर भी कर लेता, आसान था, ये देख सकते हो। तो ये वाला टेबल 100% सबको याद करना चाहिए। फिर भी इस बार थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार ये वाला कैटायन का टेबल थोड़ा कम है, क्योंकि नीट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाला एनायोनिक टेबल, एनायोनिक जो भी है कैटायन और एनायन। कैटायन से तो नीट 2024 में आया था, और नीट 2025 में एनायन से आ सकता है। तो ये वाला फिर भी एक बार याद रखना। तो ये ग्रुप 0 ऑर्डर NH4 पॉजिटिव होगा, व्हाइट फ्यूम्स देता है, और ग्रुप रिएजेंट कोई नहीं यूज़ करता। उसमें ग्रुप 1 में PB डाइपॉजिटिव होता है, ग्रुप रिएजेंट क्या, डाइल्यूट HCl। ग्रुप 2 में PB डाइपॉजिटिव, कॉपर डाइपॉजिटिव, AS डाइपॉजिटिव, और इसमें H2S गैस प्रेजेंस होता है डाइल्यूट HCl में। ग्रुप 3 में Al ट्राइपॉजिटिव, Fe ट्राइपॉजिटिव, डाइपॉजिटिव, ये पॉजिटिव, डाइपॉजिटिव, ट्राइपॉजिटिव में तुम्हारा Al ट्राइपॉजिटिव ग्रुप 3 में आता है। ऐसे याद रखना, उसका एल्यूमिनियम का लास्ट में 3 तुम्हारा आता है, 1s3s2 और 3p1। तो 3 आता है ग्रुप 3 में, आकर NH4 OH देंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। और ग्रुप 4 में कोबाल्ट निकल मैंगानीज जिंक, कोबाल्ट निकल मैंगानीज जिंक, H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। और ग्रुप 5 में बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये तीनों ग्रुप में है। ग्रुप 5 याद रखना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, NH4 2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। और मैग्नीशियम ग्रुप 6 में है, जिसको रिएजेंट नहीं चाहिए, सिर्फ ये वाला याद रखो, और तुम्हारा सॉल्ट एनालिसिस का एनायनिक पार्ट हो गया। और ज़्यादा याद, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को लिमिटेड याद करना है और एग्जाम में 100% मार्क लाना है। तो सिर्फ एनायन में ये याद करो, तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं, इधर से करके आ सकते हो। और ज़्यादा याद करने के बाद एग्जाम में टाइम में याद नहीं रहता ये सब, इसलिए मैंने ये वाला सिर्फ इतना, ये वाला छोटा टेबल याद रखना जरूरी है। और 100% आप लोग खुद देख सकते हो नीट 2025 में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए, गिवन कैसा क्वेश्चन दिया, गिवन द 13 कैटायन यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर ऑफ 0 to 6। 0 क्या होगा, 0 to 6, ये देख सकते हो हम लोग। मैंने पहले ग्रुप 3 में L ट्राइपॉजिटिव बताया है, और ग्रुप 3 और ग्रुप बेरियम किस में आता है, बेरियम ग्रुप 5 में आता है, और बेरियम ग्रुप 5 में आ गया। और मैग्नीशियम किस में आता है, ग्रुप 6 में। तो ये देख सकते हो, तो मैग्नीशियम 6 वाला E सबसे लास्ट में आएगा, ऑप्शन लास्ट में 2 ये है E, और इधर B है। तो हम लोग मैचिंग पहले तो A और D को काट करना चाहिए, और दूसरा ऑप्शन क्या है, इधर C और D, A और C। अभी A क्या है, एल्यूमिनियम है, Al एल्यूमिनियम है। तो कॉपर ग्रुप 2 में आता है, ग्रुप कॉपर, ये देखो कॉपर ग्रुप 2 में आ रहा है, और एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में। तो ग्रुप 2 कॉपर क्या पहले आएगा, बाद में ये इस तरह का होगा। तो ABADCE इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर बोल रहे हैं। इसमें आप लोग खुद कीजिए, आंसर क्या होगा देख के खुद कीजिए। तो हम लोग को सिर्फ नीट में जो भी क्वेश्चन आएगा इधर से आएगा, और तुम्हारे सिलेबस के अंदर जो भी दिया हुआ है मैंने पूरा उठा दिया है, आप लोग ये वाला याद कीजिए, और कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा। और जितना NCERT में है मैं सब एनायन इधर उठा दिया, आप लोग देख सकते हो। मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सिर्फ 2 पेज पढ़ोगे और तुम्हारा एनायन और कैटायन दोनों का क्वेश्चन मिल जाएगा, सिर्फ 2 ही पेज। और जो भी क्वेश्चन उठाया हुआ है, जो भी इधर आंसर लिखा हुआ है, कैटायनिक एनायनिक टेस्ट, सब NCERT से उठा हुआ है, और एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ NCERT का है। तो जो भी क्वेश्चन देगा NCERT से देगा, और हम लोग जो भी देखोगे ये सब तुमको पहले से आता होगा। क्योंकि ये देख सकते हो जो कार्बोनेट टेस्ट एनायन, तो कार्बोनेट कैसे, उसमें जो गैस इवॉल्व होता है कार्बोनेट में, ब्रिस्क इफारबेंसेस देता है, और इवॉल्व जो होता है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो टर्न लाइम वाटर मिल्की, क्या करता है वो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। जैसे ये देखिए, कार्बोनेट जब HCl के साथ, H पॉजिटिव के साथ जब रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकल रहा है, और उसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया और जो कैल्शियम कार्बोनेट लाइम वाटर बना दिया। तो हम लोग मिल्कीनेस को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास करते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स कैल्शियम। ये NCERT में हाइड्रोजन चैप्टर में है, तो अभी सिलेबस में ये हाइड्रोजन चैप्टर वाला नहीं है, पर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में उठा दिया आप लोगों को। तो ये वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले क्वेश्चन कौन सा गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बनाता है, लाइम वाटर मिल्की बनाता है। तो हम लोग लाइम वाटर को, तीसरा क्वेश्चन लाइम वाटर को मिल्की से रिमूव करने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास करना पड़ेगा, तो क्या बनता है, सॉल्युबल सॉल्ट बनता है। और उसका इफारेंसेस ब्रिस्क इफारेंसेस होता है, और कलरलेस ऑर्डरलेस। ये 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। NO3 निगेटिव नाइट्रेट जो NCERT में दिया हुआ है, ब्राउन रिंग टेस्ट, ये भी ब्लॉक में है। अभी पार्ट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में उठा दिया, उधर रिब्लॉक इधर से घटा दिया, उधर से उठा दिया तुम्हारा। तो ये ब्राउन रिंग नाइट्रेट टेस्ट भी करते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट
for nitrate depends on the ability of Fe positive to reduce nitrate to nitric oxide which react with Fe positive to form brown color complex। इधर पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, उसका बोलेगा डिपेंड किसके ऊपर करेगा, द एबिलिटी ऑफ Fe पॉजिटिव टू रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड, कितना एबिलिटी है आयरन डाइपॉजिटिव का नाइट्रेट से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए। और दूसरा क्या होगा, विच रिएक्ट विद Fe पॉजिटिव टू फॉर्म ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स, कलर का कॉम्प्लेक्स का कलर क्या हो सकता है, ब्राउन कलर याद रखना। और तीसरा कॉम्प्लेक्स क्या है, FeH2O5NO, FeH2O5 और NO। और इसका आप लोग खुद कीजिए, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा आप लोग कीजिए, आसान है कर सकते हो। और दूसरा क्या है, ब्राउन रिंग एट द इंटरफेस, ब्राउन इंटरफेस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सल्फ्यूरिक एसिड लेयर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये सब इंटरफेस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सल्फ्यूरिक एसिड लेयर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन इन सॉल्यूशन। तो इसमें ये वाला रिएक्शन होता है, ये वाला NO3 नेगेटिव Fe डाइपॉजिटिव से Fe ट्राइपॉजिटिव में चला गया, उधर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बना Fe ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, और इसका इस तरह का रिएक्शन होगा। इस ब्राउन रिंग टेस्ट बोलेगा कौन सा टेस्ट देता है, ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट टेस्ट। और कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है, ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, ये होगा। और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये असर्शन रीजन आ सकता है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। और मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल पर है, नोट्स जाके देख सकते हो, लिंक दिया हुआ है नीचे। और तीसरा क्या है, NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव से कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये जो भी लिखा हुआ एनसीईआरटी से लिखा हुआ है। तो NO2 नेगेटिव में जो NO2 निकलेगा वो ब्राउन गैस होता है। और एन जब कोई भी सॉल्ट NaNO2 जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो Na2SO4 बनेगा, साथ में HNO3। HNO3 का जब ये ब्रेक होगा HNO2 प्लस ट्वाइस NO प्लस वाटर होगा। इसमें फाइनल क्वेश्चन क्या आएगा, एक तो ब्राउन गैस निकलेगा ये वाला क्वेश्चन, और कौन सा गैस, NO2। और तीसरा इसमें क्वेश्चन आ सकता है I2 प्लस स्टार्च जो ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाता है, I2 प्लस, ये रेडॉक्स रिएक्शन में है, रेडॉक्स चैप्टर में, रेडॉक्स रिएक्शन में। तो ये भी एनसीईआरटी का है। तो ये I2 जो बनता है उसमें नाइट्राइट, उसमें इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है नाइट्राइट सॉल्ट, इसलिए NO2 नेगेटिव इसका एग्जाम्पल होगा I2 प्लस स्टार्च गिव द ब्लू कॉम्प्लेक्स। और ये वाला तो हो गया तुम्हारा इसमें। और इसमें और तो ब्राउन रिंग्स NO3 नेगेटिव में, और एक्स ये वाला याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, NaNO3 जब H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा NaHSO3 HNO3 बनेगा, साथ में 4HNO3 प्लस 4NO2 प्लस O2। ये सब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो कॉपर टर्निंग से जब ये वाला रिएक्शन होगा तो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट बनेगा, जो कलर क्या होता है, ब्लू। और NO2 तो ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा उसमें से। और ये वाला भी याद रखना, ये दोनों एनसीईआरटी में है। और तीसरा DN-HPO का चैप्टर में है ये वाला रिएक्शन, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ये वाला कैसे याद रहे, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, ए जी सुनो प्यार हो गया, ए जी सुनो प्यार हो गया, क्या सुनो, ए जी सुनो प्यार हो गया। तो सॉलिड आयोनिक कंपाउंड जो फ्री क्लोराइड होता है, फ्री क्लोराइड है, क्लोराइड टेस्ट में ये आता है तुम्हारा। फिर से बता रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन जो भी आएगा इधर से आएगा, 100% शेयर है। और 2 पेज पढ़ने से आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। और टाइम वेस्ट नहीं करके देखते हैं, जो सॉलिड K2 DN-HPO का क्वेश्चन है, सॉलिड क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, और जो सिलेबस के अंदर है K2 Cr2O7 के साथ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 जब रिएक्शन होगा तो क्रोमाइल क्लोराइड देता है, जो रेडिश ब्राउन वेपर होगा, CrO2Cl2। पहले क्वेश्चन इधर से क्वेश्चन आएगा, तो पहले सॉलिड आयनिक जो होता है उसमें फ्री क्लोराइड आयन रहता है, और दूसरा क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, CrO2Cl2, और कलर क्या है, रेडिश ब्राउन वेपर। और NaOH जब देगा तब येलो सॉल्यूशन बनता है, Na2CrO4। जब PbOSE ट्वाइस देगा तो येलो PPT बनता है, PbCrO4। ये वाला सब कोवेलेंट क्लोराइड कंपाउंड डज नॉट शो CrO2Cl2 टेस्ट, क्यों, क्योंकि कुछ कोवेलेंट क्लोराइड होता है कंपाउंड जिसमें क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देता नहीं है, क्योंकि उसमें फ्री क्लोराइड आयन नहीं है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री क्लोराइड आयन। जैसे AG सुनो प्यार हो गया, AG से AgCl, सुनो से SnCl, प्यार से PbCl4, और हो गया HgCl2 Ag2Cl2। तो ये वाला जरूर याद रखना। इसमें से तुम्हारा नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया, और कार्बोनेट हो गया। और ये वाला मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अभी देखते हैं एनसीईआरटी में और एक जो रह गया वो देख लेते हैं। ये वाला तुम्हारा इसमें कौन सा टेस्ट फॉर सल्फेट आयंस, सल्फेट में ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। Na2SO4 जब BaCl2 के साथ जब रिएक्शन होता है तो BaSO4 बनता है, उसमें व्हाइट PPT देता है, व्हाइट PPT इनसॉल्युबल होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो इसमें व्हाइट ये वाला या तो BaSO4 व्हाइट PPT बनेगा, और इसमें व्हाइट PbSO4 भी ये बनता है व्हाइट PPT जब एसिटेट के साथ। यार NH4 पॉजिटिव जो है वो तुम्हारा एक तो वाइट फ्यूम्स देता है NH4Cl के साथ, और NH3 प्लस HCl होगा तो NH4Cl बनेगा वाइट फ्यूम्स। नेस्लर रिएजेंट K2HgI4 होता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्लस NH3 प्लस 3KOH, तो ये वाला ब्राउन PPT बनेगा, उसमें Hg का प्लस 2 ऑक्सीडेशन होगा, HgO HgNH2 और I प्लस 7KI, ये HI नहीं है KI है, प्लस 2H2। और एक जो सिलेबस से अभी हटा दिया पर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में उठा दिया, क्या है, वो फ्लेम टेस्ट है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यह तो सब लोगों को याद होगा, लीना का आकार येलो नहीं क्योंकि बिना एंट्राबी कॉल्स इट ब्यूटीफुल। कलर का नाम, और लिथियम Li पॉजिटिव का नाम क्या होगा, कलर क्या होता है, क्रिम्सन। और Li और सोडियम का क्या होता है, येलो। और Q पोटाशियम का कितना क्या होता है, वायलेट। रुबिडियम का क्या होता है, रेड वायलेट होता है, रुबिडियम का रेड वायलेट होता है। और ऑल्स सीजियम का क्या होता है, ब्यूटीफुल ब्लू होता है। ये वाला याद रखना, लीना का आकार येलो नहीं क्योंकि बिना एंड्राबी कॉल्स इट ब्यूटीफुल।
इसमें पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, लेसिंग टेस्ट। लेसिंग टेस्ट में क्या क्या होगा, उसमें कौन सा एलिमेंट डिटरमाइन किया जाता है उसमें, तो पी एन सर का एक्स, पी एन सर का एक्स, तो पी एन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन, ये चारों डिटरमाइन किया जाता है। ये 2023 में 2011 में ये दोनों आया था। तो इसमें क्या होता है, द एलिमेंट प्रेजेंट द कंपाउंड कन्वर्टेड टू फॉर्म कोवैलेंट फॉर्म इनटू द आयनिक फॉर्म बाय फ्यूजिंग विद सोडियम मेटल। तो ये सब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, ये सब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है। तो इसमें ये वाला कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, एक्स काम फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया हुआ है। 1989 का क्वेश्चन था। तो ये इसमें पहला तो क्वेश्चन कौन सा लेसन टेस्ट में कौन सा पीएनआर का एक्स, दूसरा ये वाला रिएक्शन, तीसरा क्या है कोवैलेंट कंपाउंड से आयनिक फॉर्म में होता है और फ्यूजन तुम्हारा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है उसमें। इसमें से ये 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं जो भी बताया। तो नाइट्रोजन का टेस्ट कैसे होता है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बॉइल्ड विद सल्फेट एंड देन एसिडिफाइड विद, इतना पढ़ेंगे नहीं क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वही देखते हैं। तो इसमें प्रूशियन ब्लू कलर फॉर्म होता है, क्या प्रूशियन ब्लू कलर फॉर्म होने के बाद क्या कंफर्म करता है उसमें, तो उसमें क्या है नाइट्रोजन है प्रूशियन ब्लू कलर। ये एग्जाम में 2013 में क्वेश्चन था और 2023 में ऑप्शन में था। तो ये वाला याद रखना, द फॉर्मेशन प्रूशियन ब्लू कलर कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। और जब क्या होगा सोडियम साइनाइड जब रिएक्ट होगा आयरन 2 के साथ, तो ये क्या बनेगा आयरन FeCN6 4 नेगेटिव। और जब FeCN6 4 नेगेटिव Fe+3 के साथ जब रिएक्ट होगा, ये Fe+3 क्या है, ग्रुप था 3 का है, ग्रुप 3 का है। तो रिएक्शन होने के बाद प्रूशियन ब्लू कलर बनेगा। प्रूशियन ब्लू कलर का आयरन कितना ऑक्सीडेशन +2। और फेरीफेरोसाइनाइड होता है, फेरीफेरोसाइनाइड, और उसका तुम्हारा नाम क्या है आयरन 3। प्रूशियन ब्लू कलर का नाम क्या है प्रूशियन ब्लू आयरन 3 और हेक्सासाइनिडोफेरिक 2, ये 3 है, आयरन 3 हेक्सासाइनिडोफेरिक 2 होगा, ये याद रखना। टेस्ट फॉर सल्फाइड टेस्ट क्या होगा वो देख लेते हैं। सल्फाइड टेस्ट में क्या क्या है, तो सल्फाइड टेस्ट में ब्लैक पीपीटी बनता है जब लेड सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन होगा। ये देखते हो सल्फाइड में रोटेन एक्स स्मेल होता है, H2S का किस तरह का स्मेल होता है, रोटेन एक्स स्मेल होता है। उसमें पीबी डाई पॉजिटिव, तो पीबी डाई पॉजिटिव PbCl3CO ट्वाइस को पीबी डाई पॉजिटिव मान लिया, तो ब्लैक पीपीटी बनता है उसमें, याद रखना। इसमें क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ सल्फर। और इसमें क्या है, जो प्रेजेंस ऑफ ट्रीटिंग विद सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोक्साइड, विथ सोडियम नाइट्रोक्साइड अपीयरेंस ऑफ वायलेट कलर देगा। तो क्या इंडिकेट करेगा, प्रेजेंस ऑफ सल्फर, सल्फाइड टेस्ट होगा। तो वायलेट कलर का एग्जांपल ये वाला फार्मूला याद रखना, FeCN5NOS4 नेगेटिव, और कलर क्या है वायलेट कलर। और तीसरा, इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम थायोसाइनाइड फॉर्म, सोडियम थायोसाइनाइड NaSCN, सोडियम थायोसाइनाइड, इट गिव्स ब्लड रेड कलर एंड नो प्रूशियन ब्लू सिंस देयर इज नो फ्री साइनाइड आयन। तो इसमें प्रूशियन ब्लू नहीं देगा क्योंकि फ्री साइनाइड आयन नहीं है, ये ग्रुप 3 का है कैटायन, ये है ना आप लोग, ये ग्रुप 3 का है कैटायन का। तो FeSCN डाई पॉजिटिव ब्लड रेड होता है, तो 2023 का ऑप्शन में भी ये था। तो सोडियम फ्यूजन एक्स्ट्रा फिर से सोडियम के साथ NaSCN के साथ सोडियम जब रिएक्ट होगा तो NaSCN बनेगा और Na2S। और लास्ट वाला जो हेलोजन है, हेलोजन टेस्ट में और एक बात बता रहा हूँ, ये देखिए, जब टेस्ट ट्यूब में NH4OH है, उधर जब हम लोग रॉड डीप करेंगे ऊपर के हिस्से में, तो क्या होगा माउथ के पास में, तो क्या होगा उसमें से ACl निकलेगा। ACl का स्मेल क्या होता है, पंक्चर स्मेल होता है, कलरलेस गैस होता है, उसमें व्हाइट डेंस फ्यूम निकलेगा उसमें से। और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रा एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड देन ट्रीटेड टू सिल्वर नाइट्रेट ए व्हाइट पीपीटी सोल्यूबल अमोनियम हाइड्रोक्साइड शो द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। तो और इसमें क्या होगा, इसमें पूरा रिएक्शन में समझ लेते हैं क्या क्या है। तो रिएक्शन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। उसमें जब बोल रहा है क्लोराइड के साथ, जब क्लोराइड टेस्ट में क्या होगा, क्लोराइड में ये होगा, कलर क्या आएगा क्लोराइड में, AgCl में कौन सा कलर देगा, सोल्यूबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। पहला क्वेश्चन, क्लोराइड टेस्ट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सोल्यूबल है कि नहीं, तो सोल्यूबल है, शो द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, तो क्या दिखाएगा, प्रेजेंस है क्लोरीन। तो ये व्हाइट पीपीटी देगा जब AgCl होगा। और येलोइश कब होगा, और येलोइश होगा जब ब्रोमीन होगा, इधर Br नेगेटिव होगा ब्रोमाइड टेस्ट, तो Br नेगेटिव होगा, AgBr बनेगा, AgBr में ये येलोइश कलर देगा, येलोइश पीपीटी देगा, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में स्पेरिंगली सोल्यूबल होगा AgBr। और तीसरा क्या है, तो तीसरा में आयोडीन होगा, इधर I नेगेटिव होगा, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इंसोल्यूबल होता है, इधर AgI बनेगा, जो येलो पीपीटी देगा। ये पहले वाला इंसॉल्युबल है, दूसरा वाला पार्शियली सॉल्युबल स्पेरिंगली, और ये और तीसरे वाला इंसॉल्युबल है, तो ये वाला। और लास्ट में, इफ नाइट्रोजन इन सल्फर आल्सो प्रेजेंट इन द कंपाउंड द सोडियम एक्स्ट्रा द फाइल टू concentrated नाइट्रिक एसिड टू डिकम्पोज साइनाइड एंड सल्फाइड फॉर्म ड्यूरिंग लेसेंट डेज, दिस आयन शुड अदरवाइज इंटरफेयर विद सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट फॉर हेलोजन। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी देता है हेलोजन के साथ, इसके साथ नहीं होगा, दिस आयन वुड अदरवाइज इंटरफेयर, नहीं सिल्वर नाइट्रेट दे देगा। तो फॉस्फोरस टेस्ट लास्ट वाला देख लेते हैं। फॉस्फोरस टेस्ट में क्या है, फॉस्फोरस टेस्ट में तो पहले क्या है, पहले में मैं बोलूँगा तो याद रखने के लिए क्या है, अमोनियम मोलिब्डेट का फॉर्मूला याद रखना है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का जो एग्जाम्पल ये वाला फॉर्मूला याद रखना इसमें। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ होता है, सोडियम पेरोक्साइड यूज़ होता है, सोडियम पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉस्फोरस में। और येलो कलरेशन देगा और इसका फॉर्मूला याद रखना। और ये तो हो गया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और सॉल्ट एनालिसिस और नहीं चाहिए, जो है वो काफ़ी है नीट के लिए या JEE, बाकी जो भी एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू।
हमारे सिलेबस के अंदर ये केमिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, इसमें 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, दूसरा वाला एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तीसरा वो केमिकल का लायोफिलिक सॉल्ट वाला है और लायोफिलिक सॉल्ट, और चौथा है तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स वाला है कुछ, जो चारों हम लोग करेंगे। पहले इस वीडियो में हम लोग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 देखेंगे। CuSO4 में कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, और सब सिर्फ 5-6 टॉपिक है, 6 लाइन है, उसको याद करेंगे और जो भी क्वेश्चन आएगा इस 6 टॉपिक से आएगा। और ये वाला मैंने हाईलाइट करके दिया हूँ, इसमें है, आप लोग हाईलाइट करके मिल जाएगा। और जो भी टॉपिक उठाया इधर सब एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी से उठाया है, तो एनसीईआरटी को डायरेक्ट फॉलो करेंगे। ये एनसीईआरटी का देख सकते हो कैसे है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन 2005 में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से आया हुआ क्वेश्चन, ये वाला कहाँ दिया है, थर्मोडायनामिक्स में एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन में, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक के अंदर है। एनसीईआरटी से ये लाइन दिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। एंड व्हेन ए सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट, जब हम लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व, जो एंथैल्पी चेंज देखा जाता है वो उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इज द एंथैल्पी चेंज, ये एक एंथैल्पी चेंज है जो हम लोग 1 मोल डिसॉल्व करते हैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। और तीसरा देखिए, ये एनसीईआरटी का लाइन है, द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द चेंज ऑब्जर्व व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन इनफाइनाइट अमाउंट्स ऑफ सॉल्वेंट, और जब एक मोल सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में हम लोग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर से मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डिपेंड ऑन वेदर एनहाइड्रस कंडीशन या हाइड्रेटेड फॉर्म, CuSO4 जो है वो एनहाइड्रस कंडीशन में रहेगा और CuSO4 हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा, तो उसके ऊपर डिपेंड करके वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा क्या स्टेटमेंट बेस में क्वेश्चन है, मैं दिखाऊंगा, तो ये वाला याद रखो। दूसरा क्या है, द डिसोल्यूशन ऑफ CuSO4 इन वाटर इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ आयनिक लैटिस CuSO4, जब आयनिक लैटिस ब्रेक किया जाता है तो उसका कैसा होता है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक मतलब क्या है, एंडोथर्मिक हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो 0 से ज़्यादा होगा तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, मोर देन ये वाला डेल्टा एच मोर देन 0 होगा। और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या, हाइड्रेशन में क्या होगा, CuSO4 CO पॉजिटिव और डाई पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव आयन बनेगा जो हीट रिलीज करेगा, जो हाइड्रेशन में हीट रिलीज करेगा ये बनने के टाइम में, तो ये वाला रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। याद रखना, आयनिक फॉर्म में एनहाइड्रस, लैटिस फॉर्म में जो एंडोथर्मिक होता है और हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तब, और हाइड्रेशन में एक्सोथर्मिक होगा, हीट रिलीज कर रहा है, डेल्टा एच लेस देन 0। तो फॉर CuSO4 ये एनसीईआरटी में लाइन लिखा है, CuSO4.5H2 सिंस इट्स ऑलरेडी कंटेन वाटर ऑफ हाइड्रेशन, उसमें 5H2 है ना, उसमें हाइड्रेटेड ऑलरेडी वाटर कंटेन है, तो क्या होगा, द ब्रेकिंग एनर्जी इज लोअर कंपेयर टू द एनहाइड्रस CuSO4, उसका एनर्जी कम होगा, वाटर ऑलरेडी है, उसको ब्रेक करने और एनर्जी लूज करना नहीं पड़ेगा, तो ब्रेकिंग एनर्जी जो है हाइड्रेशन में उसमें ऑलरेडी है, इसलिए क्या होगा, उसमें कम होगा एनहाइड्रस CuSO4 से। याद रखना, CuSO4 एनहाइड्रेट है ऑलरेडी, उसमें हाइड्रेशन में ऑलरेडी है, इसलिए लैटिस एनर्जी ब्रेक करने में कम होगा उसमें कंपेयर टू एनहाइड्रेट CuSO4 में ब्रेक करने में जितना लगेगा। और ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जब करेंगे तो इसके क्वेश्चन में आ सकता है, क्वेश्चन देगा और आप लोग आंसर कर सकते हो, इसे आ सकता है क्वेश्चन जो, इसलिए ये तो थर्मोडायनामिक्स से सही है। द सम ऑफ एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस इन आइदर, जब एंथैल्पी चेंज होगा, जब कैलोरीमीटर में, तो गेन होगा या लॉस होगा, एनर्जी ट्रांसफर ये क्या होगा उसमें, उसके ऊपर डिपेंड कर, ये सब कैलोरीमीटर में मास भी 0 होगा, सम ऑफ एंथैल्पी चेंज मास भी 0 होगा, लॉस कितना हुआ, गेन कितना हुआ, कैलोरी रिटर्न कितना स्टायरिंग में यूज़ हुआ, सबको मिला के हम लोग 0 होगा इसमें, इसको क्या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जैसे आप लोग मान लो ये वाला स्टायरिंग में एंथैल्पी यूज़ हुआ, ये वाला गेन किया, ये वाला लॉस हुआ, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना होगा, डेल्टा एच। तो ओवरऑल आप लोगों को 0 मानना पड़ेगा तब आंसर निकाल पाओगे। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, एट QP हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर होगा, कांस्टेंट प्रेशर। तो ये MCP डेल्टा T, MCP क्या है, M तो मास है, CP क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट M मास है, तो मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, लेकिन डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम, तो मास को क्या लिखते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, CP इंटू डेल्टा T, CP इंटू CP, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ये वाला फॉर्मूला याद रखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, समेशन ऑफ डेल्टा इज प्रोडक्ट माइनस डेल्टा इज रिएक्टेंट, समेशन ऑफ डेल्टा इज रिएक्टेंट, ये सब आप लोगों को मैं क्वेश्चन बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन। तो ये वाला, ये देखो, फॉर मोस्ट आयनिक कंपाउंड, आयनिक एनसीईआरटी में लिखा हुआ, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ वाटर, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मोर देन 0 होगा। और तो देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं उसमें, आयनिक फॉर्म में, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये आयनिक इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा टेंपरेचर इंक्रीज करने में, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कैलकुलेटेड यूजिंग एसएस लॉ बाय कंबाइनिंग द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस एंड हाइड्रेटेड CuSO4। एसएस लॉ क्या है, आप लोगों को दिक्कत है तो मैं नेक्स्ट वाला एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए। एंथैल्पी ऑफ एनहाइड्रस देखिए, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, एसएस लॉ से दोनों को समेशन करने के बाद जो मिलेगा उसको एंथैल्पी ऑफ लैटिस और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, मतलब एनहाइड्रस कंडीशन में और कितना हुआ एंथैल्पी, और हाइड्रेटेड फॉर्म में कितना लॉस हुआ या गेन हुआ। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, डायरेक्टली एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कैलकुलेटेड यूजिंग हेसेस लॉ बाय कंबाइनिंग द सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस एंड हाइड्रेटेड CuSO। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ लैटिस एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। और ये देखिए क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को दिखा देते हैं कौन सा क्वेश्चन आएगा और कैसे आ सकता है क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन में पूछेगा, असर्शन दिया रहेगा, स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन इज ऑन सिंपल फोर और स्टेट
करेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन इस तरह का होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन है द डिसोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 इन वाटर इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैंने वो पहले ही बोल दिया था ये डिसोल्यूशन ये क्या है डिसोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4। आप लोग गलती मत करना ये वाला, ये देख सकते हो आप लोग ये इधर क्या बोल रहा था, ये आयनिक कंपाउंड में जब डिसोल्यूशन होगा वाटर का तब एंडोथर्मिक होगा। तो इधर क्या बोल रहा है द एनहाइड्रस द डिसोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 इन वाटर इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये वाला एनहाइड्रस CuSO4 का बात कर रहा है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये तो सही है। हाइड्रेशन क्योंकि रीजन क्या है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयन इज ग्रेटर देन लेटिस एनर्जी ऑफ एनहाइड्रस CuSO4। ये वाला पिछले लाइन में यहाँ दिखाया ये देखो फॉर CuSO4 since it already contain hydration water of hydration lattice breaking energy is lower compared to anhydrous CuSO4। तो रीजन क्या है हाइड्रेशन ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन लेटिस एनर्जी ऑफ एनहाइड्रस CuSO4। तो दोनों रीजन असर्शन रीजन करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये वाला आ सकता है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बन सकता है मैंने लिख लिया। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फॉर CuSO4.5H2। ये किस एंथैल्पी क्या होता है इसे 5H2। ये भी तो पहले ही बता दिया था। ये एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक क्या है डेल्टा H मोर देन 0 होगा, एंडोथर्मिक होगा। ये ऑप्शन में देख सकते हो एक्सो दिया हुआ है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक 0 डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो क्या होगा एंडोथर्मिक होगा। तो इसका देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, कौन सा करेक्ट या इनकरेक्ट होगा देखते हैं। ये स्टेटमेंट भी आएगा तो इस तरह का आएगा। तो ये पूरा स्टेटमेंट मैंने उठा दिया, सब उठा दिया जो आ सकता है इधर। आप लोगों को एक ही क्वेश्चन आएगा शायद इधर से भी। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हाँ मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है या एंडोथर्मिक भी हो सकता है। ये देखो एक्सोथर्मिक या एंडो डिपेंड वेदर एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड फॉर्म। पॉजिटिव क्या बोला पॉजिटिव एंडो होगा, नेगेटिव एक्सो होगा, इसलिए बोला एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा क्या है द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 इज एक्सोथर्मिक। एनहाइड्रस CuSO4 तो एक्सोथर्मिक ही है। ये तो एनहाइड्रस CuSO4 एक्सोथर्मिक है। हाँ ये भी एक्सोथर्मिक है एनहाइड्रस कंडीशन। ये हाइड्रेटेड वाला एंडोथर्मिक है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फॉर CuSO4 5H2 इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ये तो एनहाइड्रस मैंने बता दिया था आप लोगों को। हाइड्रेटेड वाला एंडोथर्मिक होता है, एक्सो और एक्सोथर्मिक नहीं। आंसर सिर्फ एंडोथर्मिक होता है, तो इतनी वाला आंसर ये एंडोथर्मिक होगा। और 4 क्या है हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 इज 18.9 किलो कैलोरी। एनहाइड्रस CuSO4 क्या होता है उसमें तुम्हारा नहीं तुम्हारा एक्सोथर्मिक होता है। तो एक्सोथर्मिक होगा तो इधर माइनस होना चाहिए, इधर प्लस है तो ये क्या होगा। और ये होता है CuSO4 का 18.9 किलो कैलोरी पर मोल, ये याद रख सकते हो तो कल रख लो। तो इधर माइनस होना चाहिए तो ये गलत हो जाएगा। तो इधर इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है 3 और 4 आंसर होगा। आंसर 3 और 4। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। इस बार नहीं, 1 साल नहीं 2 साल नहीं, तो 2005 में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से क्वेश्चन आया था नीट में। और जो थर्मोडायनामिक टॉपिक है थर्मोडायनामिक चैप्टर में थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आता है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से इस बार क्वेश्चन आएगा कि नहीं वही तो बात है। और ये देख सकते हो आप लोग ये NCERT से उठाया हुआ टॉपिक है, क्योंकि JEE में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। JEE में क्वेश्चन पूछा गया, नीट 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। और JEE 2018 में WB भी एक और एग्जाम है JEE की टाइप, वो उसमें भी ये वाला पूछा गया। JEE 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। JEE 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इस बार क्या इस बार ये क्वेश्चन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से कौन सा क्वेश्चन आएगा वही तो बात है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा इस बार आ सकता है क्वेश्चन, वो सब पढ़ लेते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो पूरा NCERT में जो भी दिया हुआ है और PYQ में जो आया है क्वेश्चन वो देखने के बाद पूरा कन्फर्म हो जाएंगे। तो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है और कौन सा नहीं, जो भी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से आएगा क्वेश्चन, क्योंकि CUET में भी ये क्वेश्चन आया था, CUET में ये वाला क्वेश्चन आया था। और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है तो हम लोग देखते हैं कौन सा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है। एंथैल्पी थर्मोडायनामिक्स में NCERT में क्या लिखा हुआ है, एंथैल्पी चेंज इज ए यूजफुल क्वांटिटी टू डिटरमाइन द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन द रिएक्शन। तो मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों के साथ। एंथैल्पी चेंज इज यूजफुल क्वांटिटी टू डिटरमाइन द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन द रिएक्शन। ये क्या है, ये एक यूजफुल क्वांटिटी है, कितना हीट इवॉल्व हुआ कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ किसी रिएक्शन में, ये देखते हैं आप। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन is defined as the enthalpy change when 1 mole of H positive ion from an acid जब एसिड से H पॉजिटिव आयन हुआ किसी 1 मोल H पॉजिटिव आयन एसिड से और 1 मोल OH नेगेटिव आयन बेस से रिएक्ट होगा कंप्लीटली किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में, तो क्या बनेगा टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये वाला CUET में आया था क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, वो अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट होता है और हैज़ ए वैल्यू ऑफ -557.1 किलो जूल पर मोल होता है। वो वाला स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट होगा और कितना वैल्यू होता है -57.1 किलो जूल पर मोल। ये एक्सपेरिमेंटल भी वैल्यू है। हाईली एक्सोथर्मिक होगा क्योंकि ड्यू टू कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। एग्जाम JEE में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। क्यों मतलब होता है ये वाला कांस्टेंट होता है, तो ड्यू टू कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। और ये वाला NCERT में लाइन लिखा हुआ है हीट इवॉल्व व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। जब किसी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज करेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस से, तो ये वाला इतना हीट इवॉल्व होता है, उसको क्या बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में NCERT में ये वाला भी लाइन लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये वाला लिखा था तुम्हारा आयनिक इक्विलिब्रियम में था NCERT में, इक्विलिब्रियम का चैप्टर में। तो व्हेन HCl NaOH react they completely dissociate to form salt and water, completely dissociate to form salt and water। ये तो आप लोग पढ़ लिया होगे। तो HCl क्या स्ट्रॉन्ग एसिड और NaOH क्या स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट बनाएगा साथ में वाटर बनाएगा। इक्विलिब्रियम में ये वाला लगा फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बेस में नेट आयनिक इक्वेशन जो होता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिविंग द प्रोडक्ट वाटर जो लिक्विड होगा। ये वाला इक्विलिब्रियम में चैप्टर में लिखा हुआ है। जो भी क्वेश्चन आएगा इधर 100% श्योर है आप लोग यही क्वेश्चन आ सकता है।
क्योंकि नीट में ये देख सकते हो आप लोग, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अदर देन स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ये वाला नोट नोट कीजिए। जो भी ये वाला पूरा नोट मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। लाइक वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अदर देन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, कुछ हीट एब्जॉर्ब हो जाता है डिसोसिएशन में कुछ हीट एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए क्या होता है वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होता है, वो -57.1 किलो जूल पर मोल से कम होता है, -57.1 किलो जूल पर मोल से कम हो जाता है, क्योंकि कुछ हीट एब्जॉर्ब डिसोसिएशन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और क्योंकि मेरा चैनल पर PYQ और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आप लोग जाके देख सकते हो, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री तो ही PYQ भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 50 ml ऑफ 1.0 ml HCl, जब 50 ml 1 मोल NaOH से रिएक्ट किया गया तो सॉल्यूशन क्या हुआ, इंक्रीजेस बाई। ये वाला चीज़ याद देखना जरूर, क्योंकि ये वाला बाई और टू में बहुत फर्क होता है। मैं बोलूँगा क्यों। बाई में क्या होता है, बात कर रहा हूँ। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल रहा है, पार मोल ऑफ वाटर फॉर्म, कितना वाटर फॉर्म, क्या पार मोल ऑफ वाटर फॉर्म, याद रखें पार मोल ऑफ वाटर फॉर्म, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इधर क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो ये वाला ये सब कैसे करते हैं, डेंसिटी भी दिया हुआ है। तो हम लोग ये फार्मूला तो थर्मोडायनामिक्स पढ़ा हुआ है। क्यू होता है MS डेल्टा टी, MS क्या, S क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो क्यू क्या है, हीट रिलीज, हीट कितना रिलीज हुआ है। मास क्या लिखते हैं हम लोग, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होगा, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल्टा टी। और इधर क्या बोला था क्वेश्चन में, इंक्रीजेस बाई, टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, 2 बोलता तो मतलब ये इतना तक हुआ, और बाई बोलेगा तो ये वाला डायरेक्ट डेल्टी जो दिया रहेगा उसमें डायरेक्ट वाला बैठा देना, बाई रहेगा। 2 वाला रहेगा तो 0 से 8 तक, 2 बोले 6 डिग्री बोलता तो क्या होगा, 6 - 0 डिग्री। और पहले से टेम्परेचर दिया, अलग अलग टेम्परेचर होगा तो आप लोग माइनस करके निकाल सकते हो। ये डेंसिटी कितना 1 और वॉल्यूम कितना है, ये 50 ml है, और इसमें 50 ml तो 50 प्लस 100 हो जाएगा वॉल्यूम, और 4.18 तो स्पेसिफिक हीट होता है इंटू 6 डेल्टा टी, तो 2508 क्यू निकल जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, पार मोल ऑफ वाटर, हम लोग तो हीट रिलीज निकल गया, पार मोल हीट निकलना है, तो क्यू बाई पार मोल ऑफ वाटर कितना होगा। इधर रिएक्शन में आयनिक इक्विलिब्रियम में ये सब है, देख सकते हो आप लोग। ये और भी तुम्हारा आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम में भी ये वाला है। HCl जो क्या वाला 1 कितना दिया हुआ है तुम्हारा, 1 × 50 ये ml में दिया हुआ है, लीटर में लेके जाना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाई 1000 होगा तो 0.05, 1 × 0.05 क्या देगा, 0.05। और इधर भी आप लोग सेम है, 50 × 1 तो 0.05 इंटू ये वाला ml में दिया हुआ है, इसलिए लीटर में लेके जाना पड़ेगा। तो क्या बना तुम्हारा, कितना अमाउंट वाटर मिलेगा, 0.05, सेम है ना, तो सेम मिलेगा तुम्हारा इसमें। तो पार मोल कितना बनेगा, 0.05 हमारा मोल निकल गया, तो 2508 हीट पार मोल निकालने के बाद 0.05 तो कितना होगा माइनस, और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो माइनस होगा, तो -50 इधर भी माइनस 50,160 जूल पार मोल, जूल से किलो जूल में लेके जाएंगे तो डिवाइडेड बाई 1000 करना पड़ेगा, -50.16 किलो जूल। क्योंकि ये वाला टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आएगा पूछा भी जा सकता है, और साथ में कोई असर्शन रीजन भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये वाला इस तरह का क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिए तो इतना टाइम नहीं लगेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जहाँ अभी जड़ाबोली वाला करते हैं कैसे होता है देखते हैं, इतना टाफ भी नहीं है, आसान है आप लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये तो क्या होगा, ट्रू बोला है, ओली इज पॉजिटिव होगा, ओली इज नेगेटिव, 0 इट डिपेंड्स ऑन एसिड और बेस यूज, कितने कौन सा एसिड और कौन सा बेस यूज़ किया गया उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या है, ये ओली नेगेटिव होगा, आप लोग पहले ही देखा था, -57.1 किलो जूल पर। तो जड़ाबोली का क्वेश्चन है। और हेसेस लॉ कैन बी अप्लाइड टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इंक्लूड इन्वॉल्विंग न्यूट्रलाइजेशन। ये वाला भी NCERT में लिखा हुआ है, इसके लिए असर्शन रीजन आ सकता है क्वेश्चन। जेडब्ल्यू में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सिंग ऑफ 1 बेस एंड 1 मोलर बेस 1 मोलर एसिड लीड्स टू लार्जर इंक्रीज इन टेम्परेचर, कितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा कैसे। तो देखिए इधर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इन सबको तो बताइए, तो लार्जर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पहले तो ज़्यादा होगा किसमें, टेम्परेचर जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होना पड़ेगा। ये देखिए ये वीक एसिड दे दिया, इधर भी वीक एसिड, ये तो पहले खत्म कर दो आप लोग, ये दोनों 3 4 नहीं होगा, 1 2 देखिए इधर HCl है, इधर NaOH HCl NaOH, पर ये देखिए इसमें 50 ml 20 ml दिया हुआ है, इधर 30 ml दिया हुआ है। तो क्या होगा इसमें, यह देखिए हम लोग लीड्स टू लार्जर, ये कितना इंक्रीज कैसे होगा, leads to larger increase in temperature because it represents the complete neutralization reaction between HCl and NaOH. But the other option not equal, either volume और weak acid involved, उसमें इधर 30 ml और 30 ml वॉल्यूम इक्वल है, इसलिए ज़्यादा होगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसमें वॉल्यूम अलग अलग है, थोड़ा कम होगा, इसलिए इसकी कंपेयर में। तो आंसर क्या होगा हमारे हिसाब से, और इधर तो वीक एसिड होगा तो नहीं होगा, तो ज़्यादा टेम्परेचर किसमें इंक्रीज होगा, पहले देखना है इक्वल अमाउंट में है कि नहीं है, क्योंकि जेडब्ल्यू में 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आ सकता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और नेट 2005 में आया हुआ क्वेश्चन, तो जेडब्ल्यू का पैटर्न फॉलो कर सकता है और डायरेक्ट भी उठा के दे सकता है, इसलिए आप ही जा कर लो और बाद में एग्जाम में जाके पछताना नहीं पड़ेगा। तो जेडब्ल्यू 2025 में क्या क्वेश्चन असर्शन दिया असर्शन रीजन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड विद स्ट्रॉन्ग मोनो एसिडिक बेस इज ऑलवेज 57 भी लिखते हैं, 57.1 भी लिखता है, तो किलो जूल पर मोल, ये तो सही है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड, ये तो पहले लिख लिया, 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव फर्निश्ड बाय एसिड कंबाइंड विद 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव फर्निश्ड बाय बेस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर, ये तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन है। तो दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये तो पहले ही देख लिया। और इसमें ये वाला
ये JEE में कौन सा कैसे आया क्वेश्चन देखते हैं। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन WB JEE 2018 में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है। हीट रिलीज बोल रहा है व्हेन 0.6 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, इसमें 0.25 मोल ऑफ NaOH के साथ जब ऐड किया गया तो क्या हुआ। तो देखिए HCl 0.6 मोल वाला प्लस NaOH स्ट्रॉन्ग बेस तो सॉल्ट बनेगा और इसमें -13.7 किलो कैलोरी बोल रहा है। कैलोरी एनर्जी है 0.6 और 0.25 मोल। आप लोग तो ये पढ़ा ही होगा, आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट होता है जो केमिकल या किस में है, आप लोग बोल सकते हो आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में है। तो ये देखिए लिमिटिंग रिएजेंट हमारे कौन सा हो गया इसमें 0.60, तो 60 वाला बड़ा होगा तो 25 वाला बड़ा होगा। तो ये वाला NaOH 0.25, तो ये वाला लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। इसमें जब हम लोग 1 मोल ऑफ NaOH के साथ 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया गया हमारा -13.7 किलो कैलोरी। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वाला इसलिए माइनस लिख लिया, तो 13.6 किलो कैलोरी होगा। तो इसमें क्या होगा 0.25 मोल जब रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा 13.6। हमारे जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके साथ हम लोग करेंगे तो क्या होगा इसमें तुम्हारा 13.7 इंटू 0.25, ये लिमिटिंग रिएजेंट का कितना मोल है इसलिए इसके साथ, बाकी तो जो रहेगा वो चला जाएगा और लिमिटिंग रिएजेंट है इसलिए इसके साथ इंटू करना पड़ेगा 3.425 किलो कैलोरी। ये इधर से ज़्यादातर क्वेश्चन आने का चांस, ये प्रॉब्लम बेस्ड, ये तो प्रॉब्लम कैसे करना है आप लोग पता है, ये सब केमिकल इक्विलिब्रियम के आयनिक इक्विलिब्रियम में है। और एसर्शन तो रीजन आप लोग देख लिया वन शॉट या वन। और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। टाइट्रेशन सिलेबस में जो है वो कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आएगा देखते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट ईयर्स में यह टाइट्रेशन से क्वेश्चन नहीं आया और पिछले जो सिलेबस था पिछले वाला वो एम्स में अभी क्वेश्चन आता था जो टाइट्रेशन से। तो इस बार ये देखिए नीट 2015 में क्वेश्चन आया था टाइट्रेशन से शायद, और JEE मेन 2018 में आया क्वेश्चन, एम्स 2010 में क्वेश्चन आया था और AIPMT जब था तब 2012 में आया था क्वेश्चन। ये देखिए JEE एडवांस 2016 में टाइट्रेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। और नीट में देखिए AIPMT जब था ये वाला क्वेश्चन देखिए तुम्हारा ऑक्सालो एसिड, ये देखिए फेरस ऑक्सालेट से आया तो क्वेश्चन 2008 में क्वेश्चन। और 19 ये देखिए ये वाला भी 19 रिएक्शन विद थायोसाल्फेट विद आयोडीन 1996 में ये वाला क्वेश्चन आया था। इसलिए क्या करेंगे हम लोग पूरा NCERT कवर करेंगे और जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है सब करेंगे। और इस बार ये JEE तुम्हारा 2025 में भी क्वेश्चन आया, 2023 JEE 2025 टाइट्रेशन का क्वेश्चन था। तो ये देखिए JEE 2024 का क्वेश्चन देखिए, और ये देखिए JEE 2023। तो हम लोग पूरा NCERT पूरा PYQ जितना है टाइट्रेशन का पूरा कवर करेंगे। और इस बार जो भी क्वेश्चन आएगा इस बार इधर से ही आएगा 100%। और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो टाइट्रेशन के लिए डाउट है, जो ये वाला तुम्हारा नोट्स पढ़ के जाएगा तो 100% उसका कवर मिल जाएगा। अगर पहले से तुम्हारा क्वेश्चन जो आने वाला है वो पता है, एग्जाम के जाने के बाद वो क्वेश्चन पहले से आप लोगों को पता है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और क्या है इसलिए हम लोग पहले क्वेश्चन भी कर लेंगे, साथ में तुम्हारा थ्योरी जितना है पूरा देखिए। ये तुम्हारा टाइट्रेशन तो सॉल्यूशन में टाइट्रेशन के बारे में बात किया, रेडॉक्स में बात किया, थर्मोकेमिस्ट्री में भी है। और ये क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बात किया तुम्हारा इसमें, और इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी जो टाइट्रेशन के बारे में सब NCERT से एक पेज में उठा के हम लोग बात करेंगे। अभी शुरू करते बिना वेस्ट करके, तो शुरू करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये देखिए तुम्हारा रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें ये वाला रेडॉक्स चैप्टर में दिया हुआ है। रेडॉक्स ये देखिए इन एसिड बेस सिस्टम विल कम अक्रॉस विद टाइट्रेशन मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द स्ट्रेंथ ऑफ वन सॉल्यूशन अगेंस्ट द अदर यूजिंग a pH सेंसिटिव इंडिकेटर। हम लोग किसी टाइट्रेशन में स्ट्रेंथ ऑफ किसी एक का स्ट्रेंथ सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ का निकालने के लिए हम लोग दूसरे वाला के pH का सेंसिटिव इंडिकेटर यूज़ करते हैं, pH यूजिंग a pH सेंसिटिव इंडिकेटर। सिमिलरली इन रेडॉक्स सिस्टम जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इधर से क्वेश्चन आएगा, की पॉइंट वाला मैंने हाईलाइट किया और सच में मॉक टेस्ट में भी इधर से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इन रेडॉक्स सिस्टम द टाइट्रेशन मेथड कैन बी अडॉप्टेड टू डिटरमाइन, ये वाला देखिए डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट यूजिंग रेडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर। रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट का तुम्हारा स्ट्रेंथ कितना है ये हम लोग सेंसिटिव इंडिकेटर यूज़ करके भी डिटरमाइन कर सकते हैं स्ट्रेंथ कितना है। और तीसरा क्या इसमें किसी एक सिचुएशन ले लेते हैं, रिएजेंट इटसेल्फ इंटेंसली कलर्ड, जो खुद कलर्ड है जो रिएजेंट है। देखिए ये पारमैंगनीट आयन है, पारमैंगनीट आयन का तुम्हारा जो रिएक्शन दिया हुआ है DNF ब्लॉक में, आप लोग DNF ब्लॉक अच्छे से पढ़ेंगे तो रिएक्शन भी हो जाएगा। तो पारमैंगनीट आयन एग्जांपल दिया है MnO4 नेगेटिव। जो MnO4 नेगेटिव जो है वो सेल्फ इंडिकेटर होता है। वो विजिबल एंड पॉइंट क्या है इसमें ऑब्जर्व एट लास्ट क्या है कंप्लीटली जब आयनाइज हो जाएगा रिडक्टेंट, लास्ट ऑफ द रिडक्टेंट Ab पॉजिटिव और C2O4 डाई नेगेटिव इज ऑक्सीडाइज्ड। जब रिडक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, लास्ट ऑफ द रिडक्टेंट बोलना, तो इसलिए कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। द फास्ट लास्टिंग टिंज ऑफ पिंक कलर अपीयर एट MnO4 नेगेटिव, तो पिंक कलर अपीयर होगा तुम्हारा इन पॉइंट में, कितना कंसंट्रेशन बहुत कम ही कंसंट्रेशन होगा, 10⁻⁻6 मोल्स पर लीटर में होगा। जो ये क्या है, इट एंश्योर ए मिनिमल ओवरशूट इन कलर बियॉन्ड एन इक्विवेलेंस पॉइंट, मिनिमल ओवरशूट इन कलर बियॉन्ड एन इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस के बाद द पॉइंट वेयर द रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ मोल ऑफ द मोल स्टोइकियोमेट्री। ये इन पॉइंट में क्या होगा, उसमें रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट का मोल सेम रहेगा, याद रखना रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट का मोल ये सेम रहता है उसमें। और पॉइंट यार रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट इक्वल स्टार्ट हम ये तो स्टार्ट में उसको क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस भी कह सकते हैं तुम लोग। उसमें इन पॉइंट क्या होता है, इन पॉइंट नॉर्मली इन पॉइंट यही है और जनरली इक्वल पॉइंट बट पॉलीप्रोटिक एसिड
नोट ये क्या है इन पॉइंट हम लोग बात करेंगे दूसरे वाला टॉपिक में देखते हैं वो वाला इन पॉइंट के बारे में। तो ये देखिए और ये चीज़ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आएगा तो ये वाला इस टॉपिक से आ सकता है। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस में जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो हम लोग किसी भी इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन, मिथाइल रेड, ये फिनाइल रेड और कोई भी इंडिकेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 3 to 11 पेज क्या होगा, 3 to 11 होगा तुम्हारा। इसमें जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस होगा उसमें हम लोग मिथाइल ऑरेंज यूज़ करते हैं, 3 to 7 होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा तो 7 to 11 पेज होता है, उसमें फेनोल्फथालीन यूज़ करते हैं। और वीक एसिड एंड वीक बेस होगा तो हम लोग कोई भी सिंपल इंडिकेटर से चल जाएगा। नो सिंपल इंडिकेटर इज यूज, कोई भी सिंपल इंडिकेटर नहीं चाहिए हम लोग को, ऐसे ही पता चल जाएगा। तो ये वाला याद रखना आप लोग जरूरी है। और 25 डिग्री सेल्सियस में होगा। If there is no dramatic autocolor change as the amino-4 titration, there are indicators which are oxidized immediately after the beat of the reductant is consumed, producing a dramatic color change। ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर से क्वेश्चन पूछा ही गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था पहले तो इसमें इफ कोई कलर नहीं है, ऑटो कलर इन नो ड्रामेटिक ऑटो कलर चेंज एज विद amino-4 titration, देयर आर इंडिकेटर व्हिच आर ऑक्सीडाइज्ड इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट बीट ऑफ द रिडक्टेंट। लास्ट में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, रिडक्टेंट को कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, प्रोड्यूस ए ड्रामेटिक कलर चेंज होगा। क्या उसमें बेस्ट एग्जांपल जैसे Cr2O7 डाइनेगेटिव, वो सेल्फ इंडिकेटर नहीं होता है। पहले वाला जो हम लोग पारमैंगनीक आयन जो थोड़ा था वाला सेल्फ इंडिकेटर होता है। इसमें क्या है, Cr2O7 डाइनेगेटिव वाला सेल्फ इंडिकेटर नहीं होता है, बट क्या होता है उसमें ऑक्सीडाइज द इंडिकेटर सब्सटेंस डाइफिनाइल जस्ट आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट। इंडिकेटर सब्सटेंस जो है डाइफिनाइलेमाइन, उसको इक्विवेलेंस जस्ट आफ्टर द इक्विवेलेंस प्रोड्यूस एन इंटेंस ब्लू कलर। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद तुम्हारा ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। उसमें क्या होता है तो अब हम लोग सिग्नल देते हैं, वो इन पॉइंट हो गया उसका। और जेडब्ल्यू मेन एम्स 2010, ये देखिए तुम्हारा जेडब्ल्यू मेन में 2018 क्या पूछा था, उसमें ऑक्सीडाइज आई नेगेटिव रिड्यूसिंग एज। आई नेगेटिव क्या है, इधर आई नेगेटिव तो रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। आई नेगेटिव क्या है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट होता है 2018 का। तो इसमें भी और क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखते हैं तो किधर क्या है। इधर तो सेम है तुम्हारा कॉपर डाई नेगेटिव, आई नेगेटिव के साथ जब रिएक्शन हुआ Cu2I2 अपोजिट +2, ये प्लस कॉपर +2 से +1 में आ रहा है। इधर I तो 0 हो रहा है, -1 से 0 ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये रिड्यूस्ड हो रहा है कॉपर का। तो इस मेथड को क्या होता है, दिस मेथड रियलाइज द फैक्ट दैट आयोडीन इटसेल्फ गिव्स इंटेंस ब्लू कलर विद स्टार्च के साथ वो इंटेंस ब्लू कलर देता है। वो स्पेसिफिक रिएक्शन है, जैसे थायोसल्फेट आयन के साथ जब रिएक्शन होगा, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। I2 के साथ जब थायोसल्फेट आयन का रिडक्शन होगा तो ये देखिए S4O6 डाई नेगेटिव बनेगा। उसके जब I2 दो इनसोल्यूबल इन वाटर रिमेन सॉल्यूशन कंटेनिंग KI S याद रखना ये वाला लाइन। I2 दो इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलता नहीं है, इनसॉल्यूबल है, रिमेन सॉल्यूशन कंटेनिंग KI नहीं बनेगा, उसको कैसे किस फॉर्म में रहते हैं KI3। ऑन एडिंग स्टार्च द लिबरेशन ऑफ आयोडीन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ कॉपर डाइपॉजिटिव आयन ऑन आयोडाइड आयन एंड इंटेंस ब्लू कलर अपीयर। ये तो बात बता ही दिया। दिस कलर डिसअपियर एज सून एज द आयोडीन इज कंज्यूम्ड बाय थायोसल्फेट आयन, द इन पॉइंट कैन इजीली ट्रैक्ड एंड द रेस्ट ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन ओनली डन। तो क्या होगा, लिबरेशन ऑफ आयोडीन रिएक्शन CO डाइपॉजिटिव आयन आयोडीन जो इंटेंस ब्लू कलर अपीयर होगा, तो डिसअपियर कब होगा, आयोडीन जो कंज्यूम कर देगा थायोसल्फेट आयन ने, तो क्या बनेगा, इन पॉइंट हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए आप लोग चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम लोग अभी PIP करते हैं, देखते हैं हम लोग आता है कि नहीं आता है। JW 2024 क्वेश्चन क्या पूछा गया, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑफ ट्राइटोमेट्रिक क्या एनालिसिस। ट्राइटोमेट्रिक एनालिसिस में प्राइमरी स्टैंडर्ड के बारे में, ये वाला प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड वाला पूछा गया था तुम्हारा। इसमें DNF ब्लॉक में ये वाला है। और प्राइमरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गया तो ये एक बात बता रहा हूँ, प्राइमरी स्टैंडर्ड में तुम्हारा जो ट्राइटेंट होता है, ट्राइटेंट या रिएजेंट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड KMnO4 K2Cr2O7 ये प्योर स्टेबल और इजीली हम लोग तुम्हारा प्योर होता है, स्टेबल होता है। बट सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है वो जैसे सेकेंडरी स्टैंडर्ड Na2Cr2O7 ये याद रखना पड़ेगा हम लोग को, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है क्योंकि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड पे यूज़ नहीं होता है, हेंस हाइग्रोस्कोपिक, इसलिए हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड में यूज़ नहीं कर पाएंगे। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड वाला प्राइमरी स्टैंडर्ड जैसे KMnO4 K2Cr2O7 प्योर होता है, स्टेबल होता है, इजीली कोएगुलेट कर सकते हैं, तो ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होते हैं। तो इसको जो रिएजेंट जो होता है उसमें कालर होता है, जैसे सेल्फ इंडिकेटर पहले ही पढ़ा था MnO4 नेगेटिव। कलरलेस होता है, जैसे इंडिकेटर क्या डिफाइन करता है, कलरलेस इन पॉइंट डिफाइन करता है। तो ये वाला याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इधर क्या बोला, इट शुड बी प्योरली अवेलेबल इन ड्राई फॉर्म। प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो ड्राई फॉर्म में मिलता है, नॉर्मली ड्राई फॉर्म में मिलेगा। से इट डज नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन यार, ये केमिकल यार के साथ चेंज नहीं करेगा नॉर्मली। इट शुड बी हाइग्रोस्कोपिक जो है वो शुड रिएक्ट विद अनदर केमिकली इंस्टेंटली एंड स्टोइकोमेट्रिकली। तो ये शुड बी हाइग्रोस्कोपिक नहीं होगा, प्राइमरी पहले बोला था प्राइमरी स्टैंडर्ड हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है, हाइग्रोस्कोपिक नहीं होगा तो कांस्टेंट रहेगा दोनों के साथ। तो शॉर्ट शुड रिएक्ट विद अनदर केमिकल इंस्टेंट, तो हाइग्रोस्कोपिक नहीं है तो गलत हो गया। तो इनकरेक्ट पूछा गया तो इनकरेक्ट यही है, इट शुड बी रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। हाँ, ये सॉल्युबल होता है रेडिली, याद रखना क्योंकि JW में हुआ क्वेश्चन है और इधर आ सकता है। KMnO4 NaOH कैन बी यूज्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड, नहीं KMnO4 प्राइमरी स्टैंडर्ड भी यूज़ होता है, बट NaOH जो है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं होता है, याद रखना ये वैसा। तो आंसर क्या होगा इधर, और इधर क्वेश्चन में ये एक चीज़ देखो, इधर इनकरेक्ट पूछा, इधर करेक्ट आंसर बोल रहा है। तो इनकरेक्ट क्या हम लोग, ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है हाइग्रोस्कोपिक, और ये NaOH नहीं होगा, तो हमारे A और E आंसर होगा।
आंसर ए, ऑप्शन ए होगा। जैसे ये देखिए हाइग्रोस्कोपिक का ये वाला तुम्हारा एक्सप्लेनेशन, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कैन नॉट बी मेंटेन ए कांस्टेंट वेट, वो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वेट मेंटेन नहीं करता है, सो डिस्क्वालीफाई द सब्सटेंस फ्रॉम बीइंग प्राइमरी स्टैंडर्ड, इसलिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड का जो। दूसरा केमिनोफोर अनस्टेबल होता है और कैन डिकम्पोज इजीली डिकम्पोज हो जाता है, व्हाइल एनी व्हिच हाइग्रोस्कोपिक एनी व्हिच इज हाइग्रोस्कोपिक व्हिच मेक्स प्रेसिपिटेट वेट मेजरमेंट डेफिशिएंट हो जाता है, तो वेट मेजरमेंट के लिए हाइग्रोस्कोपिक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ये वाला देखते हैं। एनसीईआरटी में ये वाला लिखा है सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट। सोडियम सॉल्ट ग्रेटर सॉल्युबिलिटी होता है पानी में और एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वाला लाइन लिखा है एनसीईआरटी में, सॉल्युबल ज़्यादा होता है पानी में और एक्सटेंसिवली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड पॉलीमेट्री एनालिसिस में यूज होता है, जेडब्ल्यू 2023 का क्वेश्चन था। इसके साथ और एक स्टेटमेंट था, दिखाते हैं। तो ये वाला डाइक्रोमेट आर इंटरकन्वर्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ये वाला डीएनएफ ब्लॉक में है, याद रखना डिपेंडिंग ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, पीएच घटाएंगे एच पॉजिटिव में देंगे तो ये डाइक्रोमेट बन जाएगा क्रोमेट से, और क्रोमेट को पीएच इंक्रीज करेंगे तो डाइक्रोमेट से क्रोमेट बन जाएगा, ये वाला याद रखना। ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिएक्शन पीएच डिक्रीज करेंगे, पीएच इंक्रीज करेंगे, वो एच नेगेटिव इधर एच पॉजिटिव देंगे। परमैंगनीट titration is presence of HCl are unsatisfactory since HCl is oxidized to chlorine, ये वाला पूछा गया क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। परमैंगनीट titration presence of HCl are unsatisfactory since HCl is oxidized to chlorine, याद रखना। सोडियम डाइक्रोमेट जो मोस्ट स्टेबल होता है देन पोटेशियम डाइक्रोमेट से, जेडब्ल्यू 2023 में क्वेश्चन देखिए। इन बेस एंड एसिड टाइट्रेशन एट द एंड पॉइंट मिथाइल ऑरेंज इज प्रेजेंट एज क्विनोइड फॉर्म। बेंजीनोइड ये येलो होता है, उसमें जब एसिडिफाई करेंगे एच पॉजिटिव देंगे तो क्विनोइड फॉर्म में जो पिंकिश रेड होगा ये कलर, ये दोनों याद रखना। ये आया तो ये भी आ सकता है कि इसको हम लोग एसिडिफाई करने के बाद ये वाला कलर भी आ सकता है। तो इक्विलिब्रियम में क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में आरएनएस कॉन्सेप्ट है, एसिड आर सब्सटेंस दैट डिसोसिएट वाटर टू गिव एच पॉजिटिव। बेस क्या है जो प्रोड्यूस ओएच नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। ब्रोंस्टेटेड लोरी कॉन्सेप्ट क्या है, एसिड एच पॉजिटिव डोनेट करते हैं और बेस एच पॉजिटिव एक्सेप्टर। लुईस एसिड क्या है, लुईस एसिड में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको एसिड बोलेंगे और बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो लुईस बेस बोलेंगे। और पीएच क्या है, पीएच में पीएच माइनस लॉग एच पॉजिटिव यूज टू मेजर द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, एसिडिटी और बेसिसिटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, करते हैं। और प्रेसिपिटेशन ये देखिए इसमें क्या लिखा है तो हमारे इक्विलिब्रियम चैप्टर में प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इन्वॉल्व्स रिएक्शन where the formation of precipitate indicate the end point such as in the titration of silver iron with chloride ion, yes एग्जाम्पल दिया हुआ है। एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है, ए प्रोसेस टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड और बेस बाय न्यूट्रलाइजिंग इट विद ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, ये होता है एसिड बेस टाइट्रेशन। क्या करते हैं उसमें, डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या बेस, उसको सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इट विद ए सॉल्यूशन टू नॉन कंसंट्रेशन। इंडिकेटर क्या है, सब्सटेंस दैट चेंज कलर डिपेंडिंग ऑन द पीच ऑफ द सॉल्यूशन यूज्ड टू डिटेक्ट द एंड ऑफ ए टाइट्रेशन, उसको इन पॉइंट टाइट्रेशन में क्या डिटेक्ट करते हैं, इन पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन तो इंडिकेटर से। एसिड बेस ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में इसलिए सब उठा दिया होता है। एसिडिक एंड बेसिक बफर आर यूज्ड टू मेंटेन पीएच को मेंटेन करने के लिए होता है बफर। पीएच चेंज ड्यूरिंग एसिड बेस टाइट्रेशन आर can be followed by using acid base indicators। और solubility equilibria क्या है, solubility are important in qualitative analysis and in controlling the precipitation of substance। थर्मोडायनामिक्स में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। थर्मोडायनामिक्स में हम लोग बाद में करने जा रहे हैं तुम्हारा ये PYQ, थोड़ा रोकिए। और इसमें द एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग कलरीमेट्री व्हिच इज रिलेवेंट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हीट चेंज ड्यूरिंग टाइट्रेशन इन्वॉल्व इन एसिड बेस रिएक्शन। ये सिर्फ एक बार रीड कर लेना, इतना जरूर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट हो मैंने बता दिया आप लोगों को, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है या आएगा तो आप लोगों को ये सब यहाँ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट बेस आ सकता है ये इधर से क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करता है उसमें, फॉर एसिड बेस रिएक्शन रिलेट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और एंड बेस व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइन द इन पॉइंट ऑफ ए टाइट्रेशन। एसिड बेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। सॉल्यूशन द टाइट्रेशन इन्वॉल्व इन ग्रेजुअल एडिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, जो हम लोग एडिशन कर रहे हैं सॉल्यूशन में कोई जो पता है जो कंसंट्रेशन उसको बोलते हैं टाइट्रेंट, टू ए सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन पता नहीं है वो उसको बोलते हैं एनालाइट। अंटिल द रिएक्शन बिटवीन देम कंप्लीट, जब तक कंप्लीट नहीं होगा। यूजुअली क्या होता है, इंडिकेटेड बाय ए कलर चेंज और अदर ऑब्जर्वेबल इनपुट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये वाला लिखा था, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आर बेस्ड ऑन द चेंज इन द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ड्यूरिंग टाइट्रेशन प्रोसेस, याद रखना। आपको ये वाला जेडब्ल्यू एडवांस उनकी आप लोगों को देखते ही पता चल रहा है वो कितना टफ होगा, बट आप लोग एक बार कर लीजिए क्या होगा। ये वाला ज़्यादा टफ क्वेश्चन इतना इधर से उससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा, जो भी टाइट्रेशन के साथ क्वेश्चन आएगा, पर ये टफ नहीं है। आप लोग एक बार देखिए तो देखने के बाद पता चल जाएगा। ये देखिए इधर दो रिएक्शन दे दिया हुआ है इसमें, और इसके इधर क्या बोला, 100 ml ऑफ कॉपर डाइपोजिट रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ इतना सल्फेट सॉल्यूशन टू कंप्लीट रिएक्शन। मोलारिटी ऑफ कॉपर डाइपोजिट कितना होगा, तो हम लोग ये देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है। हम लोग दोनों रिएक्शन में हम लोग कंबाइनिंग करने के बाद क्या बताया, इधर हुआ 2 कॉपर 2S2O3 डाई नेगेटिव प्लस 2I नेगेटिव, और ये वाला I2 कट जाएगा तो क्या रहेगा 2CuI प्लस SO4O6 डाई नेगेटिव। तो इसमें देखिए हम लोगों को क्या चाहिए, आप लोग सी कॉपर डाई पॉजिटिव और S2O3 डाई नेगेटिव। इधर दोनों क्या तुम्हारा जो कितना है मोल रेशियो देखिए, इधर 2 है इधर भी 2 है, 2:2। तो मोल रेशियो ऑफ कॉपर डाई S2O3 डाई नेगेटिव 2:2। हम लोग इसको क्या बोलते हैं 1:1 भी बोल सकते हैं। और तो क्या उसको क्या करेंगे हम लोग, तो मोल्स S2 हम लोग निकालना क्या, मोलारिटी ऑफ कॉपर डाई पॉजिटिव। पहले S2O3 क्या मोलारिटी निकाल लेते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं तो पता चल गया मोल्स क्या है, क्योंकि 1:1 रेशियो में है। इसका मोल्स निकालने के बाद इसका मोल पता चल जाएगा। तो मोल क्या है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम होता है लीटर में। तो मोलारिटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.1,
1, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 20 ml, तो ml में दिया हुआ है 20/1000 होगा तो लीटर में चला जाने का, तो 0.02 मोल्स हो जाएगा। इसमें हमें अभी क्या निकालना है हम लोगों को, मोलैरिटी ऑफ कॉपर डाइपॉजिट। मोल्स और सीयू डाइपॉजिट पता है क्योंकि कंसंट्रेशन मोल का रेशियो सेम है 1:1, तो सेम रहेगा 0.02 मोल्स। और इसमें मोलैरिटी ऑफ कॉपर डाइपॉजिट निकालना है, मोलैरिटी ऑफ कॉपर डाइपॉजिट कितना होगा 0.02, ये तो सेम रहेगा। और बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इधर देख सकते हो, अभी 100 ml दिया हुआ है, तो 100/1000 रहेगा तो लीटर में चला जाएगा 0.04 ml, तो ये वाला होगा आंसर 0.04। यह आसानी था, ये वाला पूरा नोट्स वाला मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये 1996 का नीट का क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट विद आयोडीन गिव्स क्या देगा, टेट्राथायोनाइट आयन देगा, क्योंकि ये अभी पढ़ के आया हुआ है, ये वाला रिएक्शन भी पिछले वाला रिएक्शन था। ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सैलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम विल बी। तो ये तो अभी उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो कैसे करें, तो अभी कॉन्सेप्ट देखते हैं कैसे करते हैं ये सब क्वेश्चन। जब ऑक्सैलेट से कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा, तो ऑक्सैलेट से कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा, तो ये ऑक्सैलेट है, ऑक्सैलेट से कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा तो एन फैक्टर कितना होगा 2। और इसमें जब नाइट्राइट या सल्फाइड से जब 8 में जाएगा, चेंज इनटू 8, तो नाइट्रेट या सल्फेट, तो उसका एन फैक्टर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। मोरसोल का तो पता ही है, पहले वाला वीडियो में देखें। NH42SO4 FeSO4 6:2 होता है, एन फैक्टर इसका कितना होता है, एन फैक्टर 1 होता है, याद रखना। और Fe ट्राइपॉजिटिव, तो ये Fe डाइपॉजिटिव से Fe ट्राइपॉजिटिव में जाएगा तो कितना एन फैक्टर होगा, उसमें एन फैक्टर 1 हो जाएगा। अभी कैलकुलेट कैसे करना है वो देखते हैं। ये इक्विवेलेंस तुम्हारा लो है, इक्विवेलेंस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सैलेट। तो ये वाला क्वेश्चन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से करेंगे। तो इधर KMnO4 आ रहा है एसिडिक मीडियम, तो एक बात बता रहा हूँ, उस बात ध्यान से सुनिए। KMnO4 क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होता है 5 होता है, और एसिडिक मीडियम में 5 होता है, जो टाइट्रेशन में यूज़ होता है। H2SO4 टाइट्रेशन में H2SO4 क्या होता है, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। KMnO4 में जो टाइट्रेशन में यूज़ होता है H2SO4, ये क्या यूज H2SO4 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और क्या है ACl और HNO3 जो है वो KMnO4 में सॉल्यूशन में टाइट्रेशन में यूज़ क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें HCl क्या है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो KMnO4 को ऑक्सीडाइज कर देगा। और HNO3 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज कर देता है टाइट्रेशन में, इसलिए नहीं यूज़ होता है। याद रखना, ये ऐसा रीज़न आ सकता है। और KMnO4 तो सेल्फ इंडिकेटर वो पहले ही बता दिया था, वो पिंक कलर देता है, इन पॉइंट में पर्पल या पिंक। और K2Cr2O7 जो है उसमें K2Cr2O7 ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका एन फैक्टर कितना होता है एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में 6 होता है, याद रखना। इंडिकेटर टू डाइफिनाइलमाइन होता है, पिंक कलर देता है एंड पॉइंट। और H2SO4 यूज़ होता है एसिड के बारे में। तो KMnO4 मैंने पहले एन फैक्टर कितना होगा 5 होगा। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, तो इक्विवेलेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ बी जो है, तो ये देखिए 5 कितना होता है एन फैक्टर 5 इंटू कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 5 इंटू एन नंबर ऑफ मोल्स निकालना है KMnO4 इंटू एन इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्या है, ये देखिए 2 मोल। फेरस ऑक्सैलेट का एन फैक्टर कितना होता है तुम्हारा, एन फैक्टर आयरन का मैंने Fe डाइपॉजिटिव से ट्राइपॉजिटिव जाएगा तो 1 प्लस एक्सैलेट का 2, तो 1 प्लस 2 3 हो गया एन फैक्टर, तो 2 इंटू 3 एन इज इक्वल कितना होगा 6/5। कल नंबर ऑफ मोल्स KMnO4 कितना है 6/5। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2 इन एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 3 मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सैलेट। तो फेरस ऑक्सैलेट का एन फैक्टर या ऑक्सैलेट का इसमें 6 इंटू एन फैक्टर कितना होगा, K2Cr2O7 का एन फैक्टर कितना होता है 6 होता है, तो 6 इंटू मोल्स कितना है एन, और नंबर मोल्स 3 मोल दिया हुआ है, और इंटू 1 क्यों दिया हुआ है, ये वाला थोड़ा गलत लग रहा है, शायद कोई प्रॉब्लम है। तो ये देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट को ये आ सकता है क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर ये ज़्यादा दिया हुआ है। मोर सॉल्ट को 5, मोर सॉल्ट का कितना होगा, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन 2 मोल्स ऑफ मोर सॉल्ट, 2 इंटू मोर सॉल्ट का एन फैक्टर 1 होगा, और तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 Mn का 5 होता है एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर, तो 5 इंटू एन क्या होगा 2/5 होगा आंसर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल्स ऑफ CO2s, 1 मोल्स ऑफ CO2s। तो एन फैक्टर कैसे निकालना है, CO2s का CO2 प्लस 1 कॉपर डाइपॉजिटिव में जाएगा, इधर S डाई नेगेटिव है, इधर S+4 है, तो ये देखिए एन फैक्टर इधर +2 से +1 जा रहा है एन फैक्टर, इधर 2 है, इधर 1 है, तो क्या होगा, इधर तो 1 होगा पहले, इस इंटू 2 होगा एन फैक्टर, और इसमें डाई नेगेटिव 6 एन फैक्टर होगा, -2 से पहले 0 में आएगा, बाद में 4 में जाएगा, तो क्या होगा 6 होगा, तो टोटल एन फैक्टर कितना होगा 8 होगा, तो 6 इंटू एन, 6 एन फैक्टर K2Cr2O7 का 6 होगा इंटू एन, और 1 तुम्हारा 1 इंटू 1 मोल दिया हुआ है, 1 इंटू 8 होगा, तो एन फैक्टर एन इक्वल टू 4/3 होगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 0.1 मोलर एसिडिक मीडियम में दिया हुआ है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन 0.2 मोलर 30 ml। तो एक फेरस ऑक्सैलेट है, एक KMnO4 है, तो फेरस ऑक्सैलेट का वर्सेस पे, तो 0.1 कितना मोलर इंटू वॉल्यूम भी इंटू 5 क्या है तुम्हारा एन फैक्टर 2, 0.2 होगा इधर 0.2 इंटू 3 इंटू 30, तो क्या होगा उसमें, तो 0.5 ये निकालने के बाद क्या होगा हमारा वॉल्यूम कितना आएगा 30 आएगा, 36 आएगा भी। और ये वाला इस तरह का क्वेश्चन में आप लोगों को कोई फार्मूला देके बता सकता है, ये वाला एक ट्रिक है, इस तरह का फार्मूला देगा, ये वाला फार्मूला सही है कि नहीं, तो इस तरह क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है देखिए। ये देखिए इसमें, ये देखिए 1 इंटू जो ओवरऑल आप लोगों को फार्मूला में जो रिएक्टेंट होगा उसका 0 होना चाहिए, जो तुम्हारा
ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके 0 होगा तो आप लोगों को ये वाला पूरा समझ में नहीं आएगा, तो ट्रिक वाला मैं बाद में बताऊंगा। ये वाला इस चैप्टर में है बट फॉर्मूला के बताना चाहिए, तो ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वाला ये देखते हैं कैसे करना है इसमें क्वेश्चन। देखिए 4 मोल्स ऑफ N2H4 दिया हुआ है, लॉस 20 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। करने के बाद कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो इसमें N2H4 है, इसमें लॉस ऑफ 20 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 20 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कितना होगा 4/20/4 कितना होगा 5, तो 24 मोल से 20 लॉस करा है तो 1 से कितना रहेगा 5, तो 5 लॉस करेगा तो N2H4 में -4 ऑक्सीडेशन, तो 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन -4 से +1 आ जाएगा, तो +1 इधर 2 है तो N इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 2 है ना +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर पता ही आप लोगों को कैसे निकालना है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं तुम्हारा इसमें ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ KMnO4 गेन 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन न्यू कंपाउंड। तो KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 5 गेन करेगा तो Mn+2 में आ जाएगा। +2 में आप लोग 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 7 -5 कितना होगा +2, इधर लॉस करता है तो क्या होता है और +5 ऐड हो जाता है, इधर माइनस होगा। तो इस तरह का करना चाहिए। और मैंने चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये वाला ज़रूर आप लोग ध्यान से देखिए, पूरा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री PYQ सब कुछ है। थैंक यू। क्या इस बार प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, पिछले साल जितना आया था वो हम लोग नहीं कर पाए, तो इस बार जो आएगा पिछले साल का एक ट्रिक हो गया तुम्हारा, जो क्वेश्चन आते जा रहा था, तो इस बार इधर से क्वेश्चन आएगा। अभी जो वीडियो में देख रहा हूँ उधर से भी क्वेश्चन आएगा, क्या NCERT से क्वेश्चन आएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिटर्मिनेशन ऑफ टेस्ट जो है, कैसे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब कैसे डिटर्मिन करते हैं, पूरा NCERT में जितना तुम्हारा टॉपिक कवर किया हुआ है उधर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर पूरा कवर करेंगे। और उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप, एमाइन, आइसोसाइनाइड टेस्ट, नाइट्रोसो टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, जो जितना भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जितना भी दिया हुआ है सब हम लोग इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि 2025 में 2024 में सिर्फ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते नहीं जा रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं। एसिडिटी ऑफ जो पहले तो हम लोग एल्कोहल डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोहल कैसे डिटर्मिन करेंगे। जब एक्टिव मेटल से सोडियम एक्टिव या पोटेशियम या एल्यूमिनियम किसी से जब एल्कोहल ग्रुप से हम लोग रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो हाइड्रोजन गैस साथ में निकल जाएगा, ये उड़ जाएगा। तो ये क्या बनता है उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड। इसमें जब टर्शियरी एल्कोहल भी जो एल्यूमिनियम से निकलता है तुम देखते हो एल्यूमिनियम ब्यूटॉक्साइड बन रहा है, तो हम लोग इसमें से क्या डिटर्मिन देखते हो, या फिनॉल का टेस्ट, फिनॉल में कैसे हम लोग डिटर्मिन क्या कर सकते हैं जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कि नहीं है, या एल्कोहलिक ग्रुप। ये देखिए फिनॉल में OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जब एक्टिव मेटल के साथ सोडियम के साथ जो रिएक्शन होगा तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। इसमें जो फिनॉक्साइड ये देखते हो, एक बार सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड, जब सोडियम फिनॉक्साइड बना रहा है तो एक बार सोडियम NaOH, तो क्या बना है सोडियम फिनॉक्साइड। उसमें से हम लोग क्या डिटर्मिन करते हैं, ये क्वेश्चन आएगा तो ये वाला तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आ सकता है क्वेश्चन, तो ये जरूर याद रखना, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्कोहलिक से इधर से आता है। लास्ट में बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये देख सकते हो आप लोग, इधर जो OH ग्रुप बैठा है बेंजीन रिंग के साथ, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो OH कैसे बिहेव करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। ये कि डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम लोग स्टैटिफिकेशन रिएक्शन से भी पता चलता है, जैसे इसमें एल्कोहलिक ग्रुप है कि नहीं और फिनोलिक ग्रुप में है कि नहीं। जो जब हम लोग एल्कोहल और फिनॉल के साथ जब कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्शन करेगा तो अब एस्टर बनेगा, तो हम लोगों को पता चल जाएगा ये एल्कोहलिक ग्रुप है, ये फिनॉल। एस्टर बनेगा तो पता है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, ये एल्कोहलिक या फिनोलिक। एरोमेटिक रहेगा तो एल्कोहल फिनोलिक होगा, और एलिफेटिक रहेगा तो एल्कोहलिक हो जाएगा। जब तुम्हारा एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो एस्टर बनेगा, ये भी याद रखना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इधर से डायरेक्ट ये भी बन सकता है। जो एसिड क्लोराइड के साथ जब एल्कोहल या फिनॉल के साथ जब रिएक्शन होगा पाइरीडीन की प्रेजेंस में, ये पाइरीडीन क्या है, पाइरीडीन ये एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसको क्यों रिएक्शन इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें जो HCl प्रोडक्ट निकलेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पाइरीडीन यूज़ करते हैं बेस की। तो इसमें भी हम लोग स्टैटिफिकेशन एस्टर देगा तो हम लोग पता चल जाएगा इसमें एस्ट एल्कोहल या फिनॉल है, याद रखना, ये रिएक्शन आ सकता है क्वेश्चन में। ये लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ये देखते हैं टोलेंट टेस्ट में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। टोलेंट टेस्ट में एल्डिहाइड है और कीटोन है, जो टोलेंट टेस्ट से हम लोग एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन होगा और कीटोन, तो इधर से आइडेंटिफाई जो टोलेंट टेस्ट देगा उसके साथ एल्डिहाइड दे रहा है और कीटोन दे रहा है पता चल जाता है। देखिए पहले देखते हैं क्या दिखा हुआ है इसमें, ऑन वार्मिंग एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये देखिए एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्या है टोलेंट रिएजेंट, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ये क्या है टोलेंट रिएजेंट है। ये क्या करता है, ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड, ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल प्रोड्यूस फॉर्म होता है इससे। तो ये सब अल्कालाइन मीडियम में होता है, तो इसमें जब सिर्फ एल्डिहाइड और ये देखिए, और दूसरा देखिए फेलिंग टेस्ट में, फेलिंग टेस्ट कंप्राइजेस 2 सॉल्यूशन। फेलिंग टेस्ट में क्या पूछा गया था उसमें, फेलिंग सॉल्यूशन 2 क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है एक्वस कॉपर सल्फेट, और फेलिंग सॉल्यूशन बी है एल्कालाइन सोडियम पोटेशियम टार्टारेट जो रॉकेल सॉल्ट होता है। 2 सॉल्यूशन इक्वल अमाउंट में मिक्स किया जाता है टेस्ट के पहले। तो इसमें जो रेडिश ब्राउन पीपीटी बनता है, ये रेडिश ब्राउन पीपीटी बनेगा। तो इसमें एल्डिहाइड क्या होता है, ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड एनायन बनता है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रेस्पॉन्ड टू द टेस्ट। इसमें टोलेंट टेस्ट में एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों टोलेंट टेस्ट देता है, बट फेलिंग टेस्ट में सिर्फ एलिफेटिक वाला फेलिंग टेस्ट देगा, एरोमेटिक वाला देगा ही नहीं। और एक टर्मिनल और नॉन टर्मिनल फेलिंग टेस्ट, ये देखिए नॉन टर्मिनल वाला जो sp हाइब्रिडाइज्ड है उसमें टोलेंट टेस्ट भी देगा और फेलिंग टेस्ट भी देगा, पॉजिटिव दोनों टेस्ट देता है टर्मिनल वाला। और नॉन टर्मिनल जो है उसमें टर्मिनल नहीं है, ये टोलेंट टेस्ट भी नहीं देगा और फेलिंग टेस्ट भी नहीं देगा। जैसे आप लोग एल्डिहाइड के जो बात कर रहा होता, तो एल्डिहाइड में ये देख सकते हो आप लोग, एल्डिहाइड वाला टोलेंट टेस्ट दे रहा है उसमें, बट कीटोन जो है वो टोलेंट टेस्ट नहीं देगा, ये कीटोन है ना, ये टोलेंट टेस्ट नहीं देगा। तो याद रखना जरूर इंपॉर्टेंट है।
ये देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है जो NH2Z जो है Z क्या है और देखेंगे हम लोग ये एल्डिहाइड या कीटोन का डेरिवेटिव होता है। इसमें जब रिएक्शन होगा 2017 का क्वेश्चन था, इसमें जो N ये वाला प्रोडक्ट बनेगा तो इसमें Z जो बनेगा इसमें Z का वैल्यू दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो उसमें। ये देखिए जब शिफ्ट टेस्ट होगा, शिफ्ट बेस क्या यूज प्रोडक्ट क्या होगा, शिफ्ट बेस सब्स्टिट्यूटेड इमाइन बनेगा। उसमें 2015 का क्वेश्चन था, ये ऑरेंज कलर का होता है। तो Z को रिप्लेस कैसे करेंगे, तो एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो ये वाला बनेगा एमाइन। रिएजेंट नेम क्या होगा, एमाइन। तो एल्काइल ग्रुप से तो ये वाला याद रखना। और ऑक्साइड भी बनता है इसमें, हाइड्रोक्सिल एमाइन जब रिएक्शन होगा ऑक्साइड बनेगा। और 2000 ये NH2 के 2005 2012 2015 में भी क्वेश्चन आया था इसमें से हाइड्रोजाइन था। तो ये वाला रिएक्शन विथ 2,4 DNP टेस्ट होता है। 2,4 DNP टेस्ट क्या है, उसमें हम लोग क्या आइडेंटिफाई करता है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं है। तो ये देखिए 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जो है, ये देखिए NO2 ग्रुप लगा हुआ है इसमें। ये वाला याद रखना है। तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप आइडेंटिफाई किया जाता है 2,4 DNP टेस्ट। तो इसमें कार्बोनिल डेरिवेटिव ये बनता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का नेम क्या होता है इसमें, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन बनेगा येलो कलर की। और ये वाला ये देखिए 2,4 DNP डेरिवेटिव येलो ऑरेंज रेड सॉलिड यूजफुल कैरेक्टराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। ये देखिए ये इसको क्या बोलते हैं, ब्रेडिश रिएजेंट। ये मैंने ये वाला किसी से क्या है, मैंने बिपाशा रॉय अख्तर। बिपाशा क्या है, ब्रेडिश रिएजेंट। आर से क्या होगा, रेड होगा एल्डिहाइड। आर से रेड एल्डिहाइड होगा, ये वाला देखो ये आर से रेड एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड वाला रेड कलर देगा। और ओ से क्या है, ऑरेंज देगा कीटोन। और ये वाई से येलो क्या देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड देगा। वाई से येलो कलर कौन सा देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड याद रखना। जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड 2,4 DNP तो येलो बनेगा, 2,4 DNP देंगे तो ऑरेंज बनेगा और एल्डिहाइड रेड बनेगा, ये वाला याद रखना। ये देखो शिफ्ट टेस्ट, उसको बोलते हैं शिफ्ट टेस्ट। बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड क्रिस्टलाइज प्रोडक्ट बनेगा। तो ये वाला पिछले वाला देखा था शिफ्ट बेस क्या है और शिफ्ट टेस्ट यही। ये फेरिक्लोराइड टेस्ट, ये FeCl3 टेस्ट, न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, फेरिक्लोराइड टेस्ट। जो इसमें फिनॉल जब FeCl3 के साथ जब रिएक्शन होगा तो वायलेट कलर कंपाउंड बनेगा। वायलेट कलर Fe और ये वाला बेंजीन रिंग ट्राइनेगेटिव होगा और साथ में H पॉजिटिव प्लस 3HCl बनेगा। ये वाला याद रखना। फेरिक्लोराइड टेस्ट में FeCl3 के साथ तो वायलेट कलर का कंपाउंड बनाता है। ये वाला हेलोफॉर्म में रिएक्शन में CH3 C डबल बॉन्ड O या CH3OH ग्रुप कैसे डिटेक्शन रहते हैं, ये भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हो। हेलोफॉर्म रिएक्शन और क्या है तुम्हारा बाकी जो सल्फाइड टेस्ट, नाइट्रोजन टेस्ट और बाकी जो टेस्ट दिया हुआ है वो वीडियो नीचे लिंक मिल जाए। नाइट्रस एसिड टेस्ट देख सकते हो, जब नाइट्रस NO2 के साथ जब HCl रिएक्ट कर रहा है या बेंजीन एमाइन के साथ तो क्या बन रहा है, या एनिलीन के साथ जो क्या बन रहा है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बन रहा है। ये देख सकते हो। ड्यू टू इट्स इंस्टेबिलिटी डायजोनियम सॉल्ट इज नॉट जनरल स्टोर्ड एंड यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर इट्स प्रिपरेशन। तो 2005 2016 रेनिट 2024 या रेनिट में क्या दिया था, इधर एलिफेटिक वाला दे दिया था नाइट्रस एसिड के टेस्ट में। डाई टेस्ट भी वीडियो के नीचे मिल जाएगा लिंक में। अब आइसोसाइनेट टेस्ट क्या होता है, कार्बोलामाइन टेस्ट क्या होता है, कार्बोलामाइन रिएक्शन क्या होगा, इसमें देखते हैं 2020 2013 2000 में भी क्वेश्चन आया था। तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक मैन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बनेगा, उसमें एक फुल स्मेलिंग सब्सटेंस बनेगा। उसमें ये वाला फुल स्मेलिंग सब्सटेंस जो आइसोसाइनेट या कार्बोलामाइन होता है, इसमें जो सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन ये वाला रिएक्शन नहीं देगा। ये किस लिए यूज होता है, ये यूज टू टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन है कि नहीं है उसको टेस्ट करने के लिए होता है। सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं होता है, सिर्फ प्राइमरी अमाइन को टेस्ट करने के लिए कार्बोलामाइन या आइसोसाइनेट टेस्ट देते हैं। ये रिएक्शन दिया हुआ है RNH2 क्लोरोफॉर्म के साथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ KOH जब हीट करेंगे तो आइसोसाइनेट बन रहा है, देख सकते हो। और दूसरा क्या है इसमें, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट और इसका टेस्ट कैसे होता है, ये देखिए। जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ये C6H5SO2Cl होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। ये क्या होता है, रिएक्ट विद प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन तो सल्फोनामाइड। जो प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसमें से जो सोल्यूबल होगा ये प्राइमरी अमाइन होगा, जो इनसोल्यूबल होगा 2013 का क्वेश्चन था। ये देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन ग्रुप तो इनसोल्यूबल होगा, ये अल्काली में इनसोल्यूबल होगा। इसमें जो बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा दूसरा तो ये सेकेंडरी अमाइन। और N एंड डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम, व्हेन नाइट्रोजन एटम्स इट इज नॉट एसिडिक हेंस इनसोल्यूबल अल्काली। और टर्शियरी अमाइन तो रिएक्शन नहीं करेगा उसमें, उसके साथ तो हाइड्रोजन तो ऐसे ही नहीं है, याद रखना। ये क्या डिटेक्ट करते हैं, यूज्ड टू डिस्टिंग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन एंड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अमाइन। गैब्रियल थैलामाइड टेस्ट में क्या हम लोग यूज़ करते हैं, प्रिपरेशन प्राइमरी अमाइन को प्रिपेयर करने के लिए। जैसे गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय क्योंकि एराइल डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एनायन फॉर्म बाय थैलामाइड। जो एनायन बनेगा वो उसके साथ थैलामाइड एनायन फॉर्म बाय थैलामाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा एनायन। तो ये वाला भी टेस्ट करते हैं प्राइमरी अमाइन को थैलामाइड टेस्ट। ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट में बाइकार्बोनेट टेस्ट में NaCO3 के साथ जब कार्बोक्सिल एसिड रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकले, उसका ब्रिस्क इफार्बेंस प्रोड्यूस होता है उसमें, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है उससे डिटरमाइन करते हैं। जैसे ये देखिए अनलाइक फिनॉल दे रिएक्ट टू ट्विकर विच सच एज कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना यह सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट क्या है, ल्यूकास रिएजेंट क्या है, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 उसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है, ल्यूकास नीट 2022 में क्वेश्चन आया था। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है रूम टेम्परेचर में। कोई भी प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी प्रोड्यूस ही नहीं करेगा रूम टेम्परेचर में। ये देखिए इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल टर्बिडिटी प्रोड्यूस इमीडिएटली एज दे फॉर्म द हैलाइड इजीली। उसको रिएजेंट नहीं चाहिए, उसको ZnCl सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HCl देने से हो जाएगा तुम्हारा। अल्कोहल आर सॉल्युबल इन ल्यूकास में, टर्शियरी इमिसिबल एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी। और टर्शियरी अल्कोहल तो रिएजेंट नहीं चाहिए प्राइमरी अल्कोहल को, तो टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर में प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। 1998 में भी क्वेश्चन पूछा था, देखिए 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल विद HCl रिक्वायर्ड ZnCl2, बट 3 डिग्री वाला नहीं चाहिए उसमें, सिर्फ क्या शेक करने से हो जाएगा कंसंट्रेटेड।
पिछले वाला जो बताया था वो वाला ब्रोमीन वाटर नहीं, ये वाला Br2 + CCl4 को बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। उसको हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं उसको डिटेक्ट किया जाता है। उसमें जब रिएक्शन करेगा तो बिसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा जो प्रोड्यूस होता है कलरलेस। पहले तो Br तो रेडिश ब्राउन होता है, उसमें डिस्चार्ज कलर डिस्चार्ज हो जाता है। याद रखना कलरलेस बिसिनल डाइब्रोमाइड प्रोड्यूस करता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट में। ये लेबोरेटरी टेस्ट है। ये वाला रेडिश ऑरेंज कलर सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है विद कार्बन टेट्राक्लोराइड इन इज डीकलराइज। दिस इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेटेड रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ द सॉल्यूशन ब्रोमीन ऑफ ब्रोमीन इज कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डीकलराइज्ड। दिस इज ड्यू टू टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए। यदि बेयर्स रिएजेंट कोल्ड डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनीज बेयर्स रिएजेंट होता है, क्या बनता है उसमें, प्रोड्यूस बिसिनल ग्लाइकॉल। ये इसका काम क्या है, डीकलरेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए यूज होता है। याद रखना ये वाला वाटर प्लस ऑक्सीजन गिवन द प्रोडक्ट इथाइल 1,2 डाइग्लाइकॉल। काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट रूम टेम्परेचर, जो नीट सिलेबस के अंदर है। तो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है ये लास्ट टॉपिक, और ये वाला एनसीईआरटी में जो जो दिया हुआ है वो पूरा उठाया है। आप लोग जरूर देखिए। और देखिए ये पहले वाला तो केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स से ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ट्वाइस H2O इन प्रेजेंस ऑफ हाई नेगेटिव एल्कलाइन मीडियम में जब होगा तो वाटर और ऑक्सीजन निकलेगा। और इसमें केमिकल काइनेटिक्स में ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है तुम्हारा H2O2 एक्वस मीडियम में प्लस ट्वाइस आई नेगेटिव एक्वस प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव गिविंग द प्रोडक्ट I2 प्लस ट्वाइस H2। इधर जो रिएक्शन लिखा हुआ है, इधर क्वेश्चन जो भी आएगा ये वाला सिर्फ 2-3 मिनट लगेगा, 4 मिनट लगेगा। ये वाला देख लो 100% क्वेश्चन आएगा तो इधर से ही आएगा और एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी केमिकल काइनेटिक्स रेडॉक्स जितना भी है सब उठा दिया इधर। और ये कैसा क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं बात बताऊंगा। इधर से पहले तो रिएक्शन आ सकता है रेडॉक्स वाला, ये वाला बोलेगा कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ कौन सा रिड्यूस हुआ। और इसमें अल्कालाइन मीडियम में जब आई नेगेटिव ऑक्सीडाइज होकर I2 बना, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसमें 0 होगा। और इसमें जब अल्कालाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ट्वाइस H2O जो केमिकल काइनेटिक्स में देख सकते हो, उसका रेट पूछ सकता है। रेट डी H2O2 बाई dt रेट ऐसे होगा। तो रेट क्या होगा, के कांस्टेंट है H2O2 आई नेगेटिव, H2O2 आई नेगेटिव तुम्हारा ये कांस्टेंट होगा। और इसमें रेट पूछा जा सकता है। इसमें बोलेगा H2O2 का काम क्या है, H2 इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम करता है। उसमें H2O2 क्या करता है, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की काम करता है। जो ये किस तरह का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2O2 और एंड आई नेगेटिव या H2O2 आयोडीन है ना आयोडाइड, उसमें इसकी रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है पूछा जा सकता है। इसमें रिएक्शन के 2 स्टेप में होता है ये वाला, कि 2 स्टेप में एक होता है स्लो रेट, एक वाला स्लो स्टेप तो जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। दूसरा जो ये वाला फर्स्ट स्टेप होगा स्लो स्टेप में आई नेगेटिव IO3 नेगेटिव स्पेसिस में जाता है। इंटरमीडिएट जो है हर H2O2 जब IO3 नेगेटिव के साथ जब रिएक्शन होगा H2O आई नेगेटिव प्लस O2 बनता है। उसमें पहले वाला स्लो स्टेप इसलिए रेट डिटर्मिनिंग स्टेप याद रखते हैं। इसमें IO3 नेगेटिव स्पेसिस जो है वो इंटरमीडिएट होता है, क्योंकि सिंस इट फॉर्म, ये सर्च रीजन आ सकता है क्वेश्चन, सिंस इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन में मिलता है बट नॉट इन ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन। ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन करने के बाद नहीं मिलेगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट विल डिटरमाइन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। जो इंटरमीडिएट बनता है उसमें क्या रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन किया जा सकता है। ये वाला जो रिएक्शन दिया हुआ है तुम्हारा I2 तुम्हारा इसका I2 प्लस ट्वाइस सल्फेट जो है I2 plus 2S2O3 dinegative giving the product 2I negative plus S4O6 dinegative. When all the thiosulfate ion are consumed, जब पूरा thiosulfate ion consumed हो जाएगा, the iodine produced by reaction with H2O2 react with starch। तब iodine जो प्रोड्यूस हुआ उसमें स्टार्च के साथ जब रिएक्शन होगा क्या होगा उसमें, फॉर्मिंग ए ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। उसमें एक ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनता है जिस पॉइंट में ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज होगा जो फिक्स्ड अमाउंट है, उसमें किसी एक पॉइंट में तुम्हारा आयोडीन फॉर्म इंटेंस ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा स्टार्च के साथ। तो पूरा क्या होगा, किसी कुछ टाइम के बाद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ थायोसल्फाइड रिप्रोड्यूस होता है फिर से, और इस पॉइंट पे कलर प्रोड्यूस होता है, उस कलर नोट किया जाता है। तो इसको बोलते हैं क्लोक रिएक्शन या आयोडीन रिएक्शन, क्लोक रिएक्शन या आयोडीन रिएक्शन। और इसमें कलर याद रखना, कलर डिसअपियर एज सून एज द आयोडीन कंज्यूम बाय थायोसल्फेट आयन या रेडॉक्स रिएक्शन में लिखा हुआ है। तो I2 स्टार्च क्या बनाता है, स्टार्च I2 कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड थायोसल्फेट अलाउ फॉर विजुअल इंडिकेशन ऑफ रिएक्शन प्रोग्रेस। कितना तुम्हारा रिएक्शन प्रोग्रेस हुआ, कितना कम हुआ, ये इंडिकेट करता है जो स्टार्च या थायोसल्फेट आयन। ये तो इसमें ये जो भी उठाया हुआ है ये पूरा आप लोग ध्यान से देखिए। और ज़रूर आप लोग इधर से क्वेश्चन बनेगा तो पहले वाला क्वेश्चन में बता ही दिया था आप लोगों को, इधर से रिएक्शन आ सकता है जिसमें बैलेंस करने के लिए। दूसरा वाला रेट पूछा जा सकता है। तीसरा H2O2 का काम क्या है, चौथा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है किसकी रेस्पेक्ट में H2O2 I2 नेगेटिव। और इसमें स्लो स्टेप कौन सा है ये पूछा जा सकता है, जिसमें ये वाला बाइमोलिकुलर एलिमेंटरी रिएक्शन होता है बोथ स्टेप दोनों स्टेप। और इसमें इंटरमीडिएट में पूछा जा सकता है, उसमें रीजन दे देगा, एसर्शन दे देगा इसमें। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ये तो आप लोग समझ, डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन ये तो जानते ही आप लोग। और थायोसल्फेट आयन का काम क्या है, ये वाला फिर से क्लॉकवाइज फिर से रिएक्शन को दोहराता है। तो आयोडीन प्रोड्यूस होता है, स्टार्च किस कलर देता है, और खुला कलर कौन सा कंज्यूम, कलर डिसअपियर एज सून एज द आयोडीन कंज्यूम बाय द थायोसल्फेट आयन। और इसमें ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनता है, और कौन सा रिएक्शन प्रोग्रेस कौन इंडिकेट करता है, ये वाला जरूर याद रखिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और बाकी दो रह गया वो करते हैं। थैंक यू।